पहला यूनिट लैंड ऑफ पाकिस्तान, उसका लोकेशन पाकिस्तान की देख ली, पाकिस्तान के सिटीज और रीजन्स प्रोविंसेस वगैरह देख लिए कहाँ हैं। उसके बाद पाकिस्तान की नेचुरल टोपोग्राफी भी देख ली कि पाकिस्तान के माउंटेनियस रीजन्स जो हैं, नॉर्दर्न माउंटेन्स जिसमें नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न है, फिर वेस्टर्न माउंटेन्स हैं। इसके अलावा जो दीगर दूसरी वेस्टर्न माउंटेन्स के अलावा उसी के टॉपिक में पढ़ लिया था और माउंटेन रेंजेस है, सुलेमान रेंज, करथल रेंज वगैरह, तो माउंटेन्स हो गया था। डेजर्ट्स का पढ़ लिया था, खारान डेजर्ट, थल डेजर्ट, चोलिस्तान डेजर्ट। इसके अलावा हमने इंडस प्लेन्स का पढ़ लिया था, अपर इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन के उसके जो है ना दो रीजन्स थे, ठीक है। तो और इसके अलावा प्लेटोज का पढ़ लिया था। तो डेजर्ट्स, प्लेटोज में सॉल्ट रेंज भी शामिल थी। डेजर्ट्स, प्लेटोज, माउंटेन रेंजेस और प्लेन्स, ये इंडस प्लेन्स, ये पढ़ लिया था हमने। उसके बाद अब आ जाते हैं हम क्लाइमेट के ऊपर। क्लाइमेट जो है ना मेनली वो 3-4 चीजों पर डिपेंड करता है। क्लाइमेट और वेदर का फर्क समझ ले। क्लाइमेट एक दिन का, आज का क्या, आज कितना टेम्परेचर है, आज का क्या मौसम है, वो नहीं होता क्लाइमेट, वो वेदर होता है कि आज क्या टेम्परेचर है, रेनफॉल के क्या चांसेस है, विंड किस, ये सब आज का वेदर है। क्लाइमेट होता है कि एक पैटर्न, वेदर का पैटर्न जो है ना, एक ग्रुप ऑफ वेदर्स मिलकर क्लाइमेट बनता है। जैसे कि पाकिस्तान में समर्स के अंदर जिस तरह का टेम्परेचर होता है नॉर्दर्न एरियाज में, वो नॉर्दर्न एरियाज का क्लाइमेट है कि माइल्ड, मतलब हॉट तो नहीं होता, माइल्ड हॉट होता है, मतलब माइल्ड वार्म सा कह लो। जैसे जैसे साउथ पे आते जाते हैं तो वो हॉटर होता चला जाता है। इंडस प्लेन्स आर क्वाइट हॉट, बहुत ज्यादा हॉट होते हैं वो, ठीक है। और इंडस प्लेन्स का जो, जिसमें अपर इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन वाला रीजन है, उसका जो क्लाइमेट है वो एरिड, खुश्क या सेमी एरिड, खुश्क के करीब करीब नुमा है। ऑल्दो वहां से दरिया बह रहा है, लेकिन दरिया का बहना, वो जो बरसात पड़ रही है वो तो नॉर्दर्न एरियाज के अंदर पड़ रही है, वो जो मॉइस्चर सारा नॉर्दर्न एरियाज के अंदर है। बाकी इंडस प्लेन्स में जो बरसात पड़ती है तो पूरे साल मूनसून के अंदर पड़ गई तो पड़ गई, या बीच में कोई विंटर रेनफॉल हो गई तो हो गई, वो भी स्लाइड सी होती है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जो बलूचिस्तान वाला रीजन है, बलूचिस्तान प्लेटोस वाला रीजन है, उसका क्लाइमेट क्या है, उसका क्लाइमेट मोस्टली एरिड है, खुश्क। उसके फिर उस बलूचिस्तान प्लेटोज या बलूचिस्तान के नॉर्दर्न में चले जाएं, बलूचिस्तान का नॉर्थ वाला हिस्सा जो है, जो केपी के साथ लगता है, तो वहां पर फिर जो है ना विंटर्स जो है वो ज्यादा कोल्ड होती हैं, ठीक है। लेकिन वो भी ड्राई विंटर्स होती है, कोल्ड होती है लेकिन ड्राई होती है। और जैसे जैसे बलूचिस्तान के साउथ पे आते जाए, वो जो क्लाइमेट है वो हॉट होता चला जाता है। सो दिस इज द क्लाइमेट। एक दिन का वेदर होता है, क्लाइमेट इज लाइक अ होल ग्रुप ऑफ वेदर्स, और वो पैटर्न होता है, मतलब हर साल का आप ये पैटर्न देख लो। क्या हम, अगर मैं बोल रहा हूँ ना पाकिस्तान में समझ लें अप्रैल से लेकर सितंबर तक, अक्टूबर तक गर्मियां होती है, दिस इज नॉट वेदर, दिस इज क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान, कि सालों साल से ऐसा चलता चला रहा, चलता चला जाएगा, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर उस मौके पे गर्मी इसलिए होती है, पाकिस्तान नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का हिस्सा है, पूरे अर्थ के नॉर्थ वाले हिस्से में आता है, और अर्थ का नॉर्थ वाला हिस्सा मई जून के वक्त जो है सूरज के ज्यादा करीब होता है। अर्थ का साउथ वाला हिस्सा दिसंबर में ज्यादा करीब होता है। जब पाकिस्तान के अंदर या नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की कंट्रीज के अंदर जब गर्मियां होती है, तब साउदर्न हेमिस्फेयर, अर्थ की जो पूरे अर्थ की साउदर्न हेमिस्फेयर है, उसकी जो कंट्रीज हैं वहां पर सर्दियां होती है, मतलब ऑपोजिट वेदर होता है। अभी फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में सर्दियां हैं तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर गर्मियां होंगी, बिकॉज ऑपोजिट वेदर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया साउदर्न हेमिस्फेयर में आता है दुनिया के, ठीक है। इसको हल्का फुल्का लिखे, अभी मैंने रफ स्टार्ट लिया है, बट क्लाइमेट का चैप्टर पढ़ने जा रहे हो। क्लाइमेट के अंदर आपने क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट करनी, क्या क्या चीजें हो सकती है इसमें, रेनफॉल की बात हो सकती है, टेम्परेचर की बात हो सकती है, स्नोफॉल की बात हो सकती है। तो एक्चुअली रेनफॉल, स्नोफॉल क्या है, ये दोनों है प्रेसिपिटेशन की फॉर्म्स, आसमान से पानी का नीचे गिरना, वो बर्फ की सूरत में गिरे, हेल स्टॉर्म की सूरत में गिरे, बर्फबारी की सूरत में गिरे, या फिर रेनफॉल की सूरत में गिरे, या फिर ड्यू, शबनम की सूरत में गिरे, वो सारा रेनफॉल। टेम्परेचर क्या है, गर्मी, हीट। सो क्लाइमेट का चैप्टर, मतलब यूनिट तो हमारा लैंड ऑफ पाकिस्तान, उसमें क्लाइमेट का चैप्टर कह लें आप इसको, या टॉपिक कह लें। सो व्हाट इज इट, द फर्स्ट टॉपिक, टेम्परेचर एंड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। आपका सिलेबस लर्निंग मतलब जो ऑब्जेक्टिव है उसमें क्या है कि आपको टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन का, रेनफॉल का आइडिया होना चाहिए, और रेनफॉल क्यों क्यों हो रही है। तो इस ही टॉपिक के अंदर हम इतनी डिटेल कर लेंगे कि आगे जाके वही बातें रिपीट हो रही होंगी एज इट हैपेंड बिफोर, कि हमने जनरली लैंड फॉर्म्स को डिस्कस किया था इतना डेप्थ में, और मिसालें भी पाकिस्तान की दी थी, फिर बाद में पाकिस्तान की लैंड फॉर्म्स आ रही थी तो चीजें सारी पहले पढ़ी हुई थी हमने, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ये मैं अर्थ को जिस तरीके से सन के गिर्द घूमती है वो हिस्सा निकालो। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि अर्थ स्ट्रेट नहीं है, मतलब एकदम ऐसे नहीं है कि नॉर्थ पोल बिल्कुल ऊपर, साउथ पोल बिल्कुल नीचे, ऐसे नहीं है। अर्थ के अंदर एक टिल्ट है, टिल्ट मतलब यूं है, 23 डिग्रीज
23.5 डिग्रीज इस तरफ टिल्ट है। जब 23.5 डिग्रीज अर्थ टिल्टेड है इस एंगल पे, तो नेचुरली जो इक्वेटर है वो थोड़ा ऊपर चला जाता है और इक्वेटर के नीचे 23.5 डिग्रीज तक का जो हिस्सा वो मिडिल बन जाता है। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर इक्वेटर यहां पर है और ऊपर वाला 23.5 डिग्रीज फेस कर रहा है सन को। सो दो और लाइनों की जरूरत पड़ गई इक्वेटर के अलावा। वो क्या हो गई? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि नीचे वाली है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो अगर अर्थ स्ट्रेट होती ना बिल्कुल, तो अर्थ का इक्वेटर सबसे ज्यादा करीब होता सूरज के। बिकॉज अर्थ स्ट्रेट नहीं है तो सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो रही है। अगर इसको हम गौर से देखें, सूरज की किरणें सामने से पड़ रही है तो पीछे तो रात है, सही है। अब अर्थ की दो तरह की मूवमेंट्स होती है। एक तो अर्थ स्पिन होती है, स्पिन मतलब खुद घूमती है, वो 24 घंटे की रोटेशन है। ठीक है, खुद मतलब घूमती है जो अपने आप में, तो स्पिनिंग है वो 24 घंटे पे होती है। और एक अर्थ है जो रिवॉल्व करती है पूरे सूरज के गिर्द, जिसे एक रेवोल्यूशन कहते हैं, पूरा एक घूम गया एक दूसरा चक्कर। तो एक रेवोल्यूशन अर्थ की होती है 365 डेज में। बहुत प्रिसाइजली अगर हम बात करें तो वो होती है 365.25 डेज में। 365 डेज एंड 6 आवर्स में अर्थ जो है पूरे सूरज के गिर्द एक चक्कर काट लेती है। ठीक है, और ऐसे ही 4 साल तक जब करती है तो 0.25 4 साल तक राउंड अप करके हम उसको चौथे साल में एक साथ 1 ऐड कर देते हैं और उसको हम कह देते हैं 365 प्लस 1 डे, मतलब 366 डेज का वो वाला साल होता है हर चौथा साल, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं, जिसमें फरवरी 29 का होता है। वो क्यों हो रहा होता है 29? बिकॉज पिछले 3 साल तक आपने 0.25 को इग्नोर किया, 0.25 इग्नोर किया, 0.25 तीन साल तक सिर्फ 365 डेज गिने, फिर चौथे साल वो 0.25 मिलके 1 के बराबर हो गया, तो वो 1 ऐड कर दिया पूरे 365 में, तो 366 डेज का एक। तो ऐसा होता है कि हर 4 साल में हम दोबारा एक्यूरेसी पे आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी। सो बात हो रही थी कि अर्थ की अभी जो आपको एक लुक दिख रहा है, ये कौन सा महीना होगा? अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो ये महीना है हमारा दिसंबर का, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर देखो ये है अर्थ का, अगर मैं इक्वेटर बनाऊं तो इक्वेटर की लकीर ये है, सही है। और अर्थ क्योंकि टिल्टेड है तो इक्वेटर से लेकर नीचे तक, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जो है वो अर्थ को ज्यादा फेस कर रहा है। ये वाला हिस्सा अर्थ को वो अपना सूरज को ज्यादा फेस कर रहा है, सही है। तो यहां पर अभी गर्मियां चल रही है, यहां पर या फिर यहां पर, ये सारे रीजन में गर्मियां चल रही है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मियां ज्यादा कब होंगी? जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज को फेस कर रहा होगा। ठीक है, वो लुक कौन सा वाला होगा? वो लुक ये वाला होगा, जैसे ये वाला है। यहां पर नॉर्थ ज्यादा फेस कर रहा है अर्थ को। ठीक है, उस पिछली वाली डायग्राम में टिल्ट इस तरह दिखाया था, इस वाली डायग्राम में टिल्ट उस तरह दिखाया, बट अभी नॉर्थ ज्यादा फेस कर रहा है अर्थ को, तो इक्वेटर ये रहा और नॉर्थ का पूरा हिस्सा जो है वो गर्मियां फेस कर रहा है, सही है। इनफैक्ट साउथ की कुछ कंट्रीज है जैसे ये, इनमें तो दिन ही नहीं होगा क्योंकि यही घूम रही होंगी ना पूरे 24-24 घंटे, इनको तो सूरज की एक किरण नहीं पहुंच रही। कब तक नहीं पहुंच रही? जब तक ये सितंबर के महीने के आसपास ना पहुंच जाए, जब तक ये थोड़ा अर्थ की रोटेशन जो है सन के गिर्द, ये सूरज है ना, उसके गिर्द थोड़ा सा कुछ 1-2 महीना आगे पहुंचेंगे, तब जाके जो है ना इनमें थोड़ा थोड़ा सूरज निकलना शुरू होगा, सही। तो ये तो आपकी क्वार्टर मूवमेंट आपको दिखा दी पूरी। अगर आप गौर करें कि अर्थ की 4 पोजीशंस दिखा दी, 4 से बहुत ज्यादा पोजीशंस होंगी, 365 पोजीशंस हो सकते हैं अर्थ की, अगर हर दिन की निकालें, या हर दिन में 2 दफा अर्थ की पोजीशन देखें तो 730 पोजीशन हो जाएंगी अर्थ की, पर फिलहाल सिर्फ 3-3 महीने की पोजीशन दिखाई। तो ये जो पोजीशन है ये है विंटर सोल्स्टिस, इसका नाम है विंटर सोल्स्टिस। आप सोल्स्टिस भूल जाओ, बोले विंटर याद रखो। ठीक है, विंटर में अर्थ की पोजीशन ये है। कहां, कौन से विंटर में? जब नॉर्थ में विंटर होती है ना, जब नॉर्थ में विंटर होती है तो अर्थ की पोजीशन ये होती है कि नॉर्थ, साउथ है ना, अर्थ को साउथ सन को ज्यादा फेस कर रहा है और नॉर्थ थोड़ा सा पीछे हुआ है, सही। जब नॉर्थ में समर होती है तो नॉर्थ सूरज को ज्यादा फेस कर रहा है और साउथ पीछे हुआ है। क्लियर? ये बात थोड़ी समझ में आ रही है? सो बहरहाल उसी तरह से कुछ यहां पर डायग्राम है, बस फर्क ये है कि इस डायग्राम में सूरज अगर इस तरफ दिखाए ना तो अर्थ का टिल्ट इस तरफ से कर दिया है, यूं बता दिया है, अर्थ को थोड़ा सा इस तरफ टिल्ट कर दिया, हालांकि उस डायग्राम में अर्थ का टिल्ट इस तरह से, ठीक है ना। तो इस वजह से थोड़ा फर्क फील होगा, लेकिन अगेन अभी क्या हो रहा है, अभी साउथ वाला, साउदर्न हेमिस्फीयर जो है वो सूरज को ज्यादा फेस कर रहा है। साउदर्न हेमिस्फीयर मतलब इक्वेटर के ये नीचे वाला सारा, ये अर्थ को, वो अपने सूरज को ज्यादा फेस कर रहा है, तो यहां पर गर्मी है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस वक्त सर्दियां है। ठीक है,
फिर एक पॉइंट आएगा जब सूरज वहां आ चुका होगा, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज के ज्यादा करीब हो चुका होगा। जब सूरज यहां पर आ जाएगा, जब सूरज यहां जाएगा तो ये ज्यादा करीब होगा, राइट। तो बहरहाल हमें इसलिए उन दो लाइनों की जरूरत पड़ गई अब, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, ठीक है। कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, इक्वेटर के ये वाली लाइन जो है ना, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर से 23.5 डिग्रीज नॉर्थ नीचे की तरफ, सॉरी साउथ, 23.5 डिग्रीज नीचे साउथ की तरफ जो है वो है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इक्वेटर से 23.5 डिग्रीज नॉर्थ की तरफ क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पाकिस्तान ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थोड़ा सा ऊपर से शुरू होता है, देखो पाकिस्तान यहां से शुरू हो रहा है, ये पाकिस्तान की लोकेशन है। अगर मैं देखो ना, ये इंडिया है, ये इंडिया है, पाकिस्तान यहां से शुरू हो रहा है। तो आप ये देख रहे हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लकीर, अगर मैं बताऊं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लकीर कुछ ही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लकीर है, उससे थोड़ा ऊपर पाकिस्तान शुरू हो रहा है। पाकिस्तान एक्चुअली शुरू हो रहा है 24 डिग्रीज नॉर्थ से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां खत्म हो रहा है, 23.5 डिग्रीज नॉर्थ पे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर 23.5 डिग्रीज पे खत्म हो रहा है और पाकिस्तान उससे 0.5 डिग्रीज नॉर्थ से जाके शुरू हो रहा है, तो कुछ ना कुछ ट्रॉपिकल कंट्रीज का जो क्लाइमेट होता है उसमें वो पाकिस्तान का भी वैसा होगा थोड़ा बहुत। ट्रॉपिकल कंट्रीज का क्लाइमेट क्या होता है, समर्स में ट्रॉपिकल कंट्रीज जो हैं, समर्स में ट्रॉपिकल कंट्रीज जो हैं वो सूरज को फेस कर रही हैं, सही ना। और जब समर्स में ट्रॉपिकल कंट्रीज सूरज को फेस कर रही हैं तो समंदर से बहुत सारी भाप भी ऊपर उठ रही है, एवापोरेशन भी हो रही है। तो पाकिस्तान का जो कराची वाला हिस्सा है वो कहीं ना कहीं उन कंट्रीज वाला वेदर, कराची का क्लाइमेट होगा जो इस वाले रीजन का, इस वाले रीजन का, इस वाले, जो सारा इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दरमियान रीजन होता है ना, जैसा उसका क्लाइमेट होगा वैसे ही पूरे पाकिस्तान का नहीं, लेकिन कराची का थोड़ा बहुत वैसा ही क्लाइमेट होगा, ठीक है, कोस्टल क्लाइमेट। हम मूव फॉरवर्ड करते, ये खाली बताने के लिए था कि आपकी जो सन फेसिंग है, सन के साथ आपका एंगल क्या बन रहा है, उससे टेम्परेचर डिसाइड होते हैं। तो पाकिस्तान जून के महीने में, ये देखो दो तस्वीरें, पाकिस्तान इस टाइम पे समर सॉल्स्टिस, ठीक है, इस टाइम पे सूरज को ज्यादा फेस कर रहा है, सही। तो पाकिस्तान में समर्स क्या कब होती है, इसीलिए पाकिस्तान में समर जो है वो जून के महीने पे होती है। जून 21 लगाया हुआ है यहां पर, जून 21 मतलब सबसे बड़ा दिन आपका, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दिन। और जो भी ये कंट्रीज है ना इस दौरान, इस बीच में, उनका सबसे बड़ा दिन क्या है, जून 21 कर लो, ठीक है। उसमें रात छोटी होगी। और अगर, क्योंकि आप सन को ज्यादा फेस कर रहे हो, सूरज को ज्यादा फेस कर रहे हो, आप पाकिस्तान का है, पाकिस्तान ये रहा, पाकिस्तान सन को फेसिंग वाली लोकेशन पे ज्यादा, ठीक है। लेकिन अगर विंटर सॉल्स्टिस की बात करें कि जब नॉर्दर्न एरियाज में, जब पाकिस्तान में विंटर आती है, वो दिसंबर का महीना होता है, तो उसमें सूरज को ज्यादा फेस साउदर्न कंट्रीज कर रही हैं। तो पाकिस्तान यहां पर अभी है, पाकिस्तान की बारी पूरा घूम के दिन का वक्त होगा भी ना पाकिस्तान में, तो वो सूरज से इतना करीब नहीं होगा, वो इतना दूर होगा, वो दूर होगा सूरज से, तो कम किरणें सूरज की पहुंच रही होंगी, तो इसलिए कम टेम्परेचर होगा, सही। कहीं ना कहीं ये बात थोड़ी बहुत आप लोग को समझ में आई होगी, सही। बहुत टेक्निकल डेप्थ के अंदर ऐसा ना हो कि आप खो ही जाओ, एक हद तक समझने वाली बात है। बहरहाल, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी मुल्क के टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं, तो एक तो हमने देख लिया उसमें से एंगल ऑफ सन, एक फैक्टर तो हमने क्या देखा, एंगल ऑफ, कि सूरज का क्या एंगल पड़ रहा है, और सूरज का क्या एंगल पड़ रहा है, क्या कौन डिसाइड करता है, लैटिट्यूड, ठीक है, कि कौन सा वाला लैटिट्यूड का हिस्सा सूरज के करीब है। अभी नॉर्थ वाला हिस्सा, ये वाले लैटिट्यूड्स हैं, ये सारे सूरज के करीब है। दिसंबर का टाइम जब आता है तो जो साउथ वाले, नीचे वाले होते हैं, साउथ वाले, वो सूरज के करीब हो जाते हैं। तो जून में ये ऊपर वाले, नॉर्थ वाले लैटिट्यूड सूरज के ज्यादा करीब है, तो वो ज्यादा गर्म होते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ सन क्या है, कौन से लैटिट्यूड पे पड़ा है, इक्वेटर के ऊपर वाले पे ज्यादा पड़ रहा है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे पड़ रहा है ज्यादा सूरज, तो इसका मतलब वहां गर्मियां है। अगर ज्यादा साउथ पे पड़ रहा है सूरज, तो मतलब नॉर्थ में सर्दियां हैं, सही। तो एंगल ऑफ सन एक फैक्टर हो गया टेम्परेचर का। टेम्परेचर का दूसरा फैक्टर अगर मैं कहूं तो वो है प्रॉक्सिमिटी टू सी, प्रॉक्सिमिटी टू वाटर कर लो, पानी से कितने करीब हो, आपका लैंड पानी से कितना करीब है, उससे टेम्परेचर डिसाइड होता है। हमेशा याद रखना, लैंड जो है ज्यादा जल्दी ठंडा होता है और ज्यादा जल्दी गर्म होता है, पानी जो है ठंडा भी देर से होता है और गर्म भी देर से होता है, सही। तो अगर आप समंदर के साथ हो तो
एक ऐसा पाकिस्तान समंदर के साथ है, राइट? तो पाकिस्तान के जो लैंड वाले एरियाज हैं, अब यहाँ पाकिस्तान की तरफ अगर मैं पाकिस्तान के मैप की तरफ आऊं थोड़ा सा, पाकिस्तान को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो यहाँ पर, ये रीजन पाकिस्तान का, राइट? अब इस रीजन में जो सबसे जल्दी ठंडा और सबसे जल्दी गर्म होगा ना एरिया, वो होगा जो समंदर से दूर है। अगर ठंड आई तो सबसे पहले ठंडा भी वो वाला एरिया होगा जो समंदर से दूर है, और गर्मी आई तो सबसे पहले गर्म कौन सा एरिया होगा जो समंदर से थोड़ा सा दूर है। मतलब क्यों? क्योंकि समंदर हीट भी देर से होता है और कोल्ड भी देर से होता है जमीन की बनिस्बत। जमीन का जो सरफेस है जल्दी ठंडा और गर्म हो जाता है। तो समंदर के पास वाली जो जमीन है, मतलब कोस्टल एरियाज, कराची, बलूचिस्तान की जो मकरान कोस्ट है पूरी, कराची की कोस्ट से लेकर आगे जाए मकरान कोस्ट पूरी, वो उनका उसका जो टेम्परेचर है वो समंदर के जैसा ही होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि समंदर की हवाओं का बड़ा इंपैक्ट होता है उसके आसपास के रीजन पे। लेकिन जितना दूर जाए हम तो टेम्परेचर उतना वेरी करे, उतना डिफरेंट होगा। मसलन अगर गर्मियां चल रही है तो ये वाला रीजन ज्यादा जल्दी गर्म होगा, सही है, क्योंकि समंदर उसकी बनस्बत ठंडा होगा, और समंदर की हवाओं की वजह से कोस्ट भी उतनी गर्म नहीं होगी जितना ऊपर वाला रीजन है। ठीक है, सर्दियां आ जाती हैं तो सर्दियों में ये वाला रीजन जो है ज्यादा जल्दी ठंडा होगा एज कंपेयर टू दिस रीजन, क्योंकि समंदर उतना ठंडा नहीं होगा जितना सरफेस ठंडा होगा, समंदर उससे थोड़ा सा वार्मर होगा, थोड़ा सा डिफरेंट टेम्परेचर होगा, और समंदर के टेम्परेचर का इंपैक्ट उसकी कोस्ट पे भी पड़ेगा। सही, क्यों? क्योंकि समंदर जो है, पानी जो है वो ठंडा और गर्म लैंड की बनिस्बत देर से होता है। तो अब जब ठंड पड़ रही है तो लैंड जल्दी ठंडा हो गया, पानी देर से ठंडा हुआ, या हीट पड़ रही है तो लैंड जल्दी गर्म हो गया और पानी देर से गर्म हुआ। तो पानी के पास वाला जो लैंड है वो भी पानी, मतलब वो भी समंदर जैसा ही टेम्परेचर इख्तियार करेगा, राइट? तो टेम्परेचर का एक इफेक्ट तो हमने देखा कि एंगल ऑफ सन से होता है, कि किस तरफ टिल्ट है आपका, मतलब आपका नॉर्थ सन को फेस कर रहा है या साउथ सन को फेस कर रहा है। एक तो टेम्परेचर वहां से डिसाइड होता है आपका, दूसरा आपका टेम्परेचर कहां से डिसाइड होता है कि आप पानी से कितने करीब हो। जितने पानी से ज्यादा करीब हो उतना आपका पानी जैसा टेम्परेचर है, और जितनी जमीन पानी से ज्यादा दूर है उसके टेम्परेचर उतनी एक्सट्रीम्स होते हैं। मतलब अगर हॉट हुए तो पानी के करीब वाले लैंड की बनस्बत ज्यादा जल्दी हॉट हो जाएंगे, अगर कोल्ड हुए तो पानी के करीब जो लैंड है उसकी बनस्बत ज्यादा जल्दी कोल्ड हो जाएंगे। अपर इंडस प्लेन की अगर बात करते हैं तो समंदर से दूर है तो वो लोअर इंडस प्लेन की बनस्बत गर्मियों में ज्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अपर इंडस प्लेन के अंदर भी वो जो दरिया के आसपास वाला लैंड है वो थोड़ा देर से गर्म होगा, क्योंकि दरिया भी तो पानी है ना, तो उसके करीब वाला लैंड जो दरिया के आसपास जो प्लेन्स होते हैं, एक्टिव फ्लड प्लेन्स कह दो, तो वो ओल्ड फ्लड प्लेन्स की बनस्बत थोड़ा देर से गर्म होंगे गर्मियों में। सही, जैसे पाकिस्तान के अंदर ये वाला जो रीजन है बीच वाला, अगर मैं हाईलाइटर से बताऊं तो ये वाला जो रीजन है बीच वाले जहां से गुजर रहा है पानी, तो इस रीजन के पास के जो इमीडिएटली पास के इलाके हैं वो, क्योंकि वाटर बॉडी ये साथ है ना, तो अगर हीट होती है तो वो इलाकों में देर से गर्म होंगे, हीट पड़ेगी ज्यादा जल्दी, ये वाला ऐसा गर्म होगा। ठीक है, ये वाला ऐसा सारा ज्यादा जल्दी गर्म होगा, और ये वाला हिस्सा देर से गर्म होगा, देर से, और ये वाला पूरा हिस्सा भी देर से गर्म होगा। व्हाई? बिकॉज नीचे वाला हिस्सा समंदर के साथ लगता है और वो वाला हिस्सा दरिया के साथ लगता है, तो वाटर के करीब हो तो वाटर वाले इफेक्ट्स आपके पास आएंगे। क्लियर हो रही? तो एक आपने कहा ना टेम्परेचर के ऊपर किस किस चीज से फर्क पड़ता है, तो क्या टेम्परेचर के ऊपर आप पानी से कितना करीब हो उससे भी फर्क पड़ता है। आप पानी से जितने दूर हो तो गर्मियों में उतनी जल्दी गर्म हो जाओगे, या सर्दियों में उतने जल्दी ठंडे हो जाओ। पानी के जितना करीब हो तो वही पानी वाला इंपैक्ट आएगा आप पे। तो टेम्परेचर की दो वजूहत हमने देख ली, टेम्परेचर के ज्यादा और कम होने की दो वजूहत देख ली, कि दो एरियाज में अलग अलग टेम्परेचर क्यों है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूरज फेस कर रहा है तो साउदर्न हेमिस्फीयर जो है वो दूर हो जाता है तो वहां ठंड है। एक तो ये दो रीजन्स का फर्क। इसी तरीके से पाकिस्तान में रहते हुए जो इक्वेटर के करीब है ज्यादा, वो सूरज को ज्यादा फेस कर रहा है, जैसे कि कराची या सिंध वगैरह, वो सूरज को ज्यादा फेस कर रहा है तो वो गर्म ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जितना नॉर्थ पे चले जाएं, क्योंकि जितने नॉर्दर्न एरिया दूर होते जाएंगे ना, तो वो जितना हम नॉर्थ की बात करेंगे वो सूरज से और ऊपर होते जा रहे हैं, जो जितना सूरज से दूर होगा तो वहां उसका टेम्परेचर उतना ही कम होगा। तो एंगल ऑफ सन की बात हो गई, साथ में प्रॉक्सिमिटी टू वाटर की बात हो गई, वाटर के जितना पास आप होगे उतना आपका वाटर जैसा टेम्परेचर होगा, मतलब उतनी देर से आप गर्म हो गए उतनी देर से ठंड हो गया आपके रीजन में। तीसरा, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, समंदर से जितनी ऊंचाई, सी लेवल से जितनी ऊंचाई, मतलब जितनी ऊंचाई पे हो, जितनी ज्यादा ऊंचाई पे हो उतना कम टेम्परेचर। सही,
पहाड़ है उनकी पीक पे चले जाओ तो सर्दी होती है, ठंड होती है, सही है। तो जितना हाई एल्टीट्यूड उतना लो टेम्परेचर, जितना लो एल्टीट्यूड उतना हाई टेम्परेचर। क्लियर हो रही बात? इसीलिए जो इंडस प्लेन्स वाले एरियाज हैं वो गर्मियों में ज्यादा हॉट हो जाते हैं एज कंपेयर टू नॉर्दर्न माउंटेन्स। नॉर्दर्न माउंटेन्स की दो वजूहात हैं वो इतने कोल्ड रहते हैं। एक वजह उनका एल्टीट्यूड है कि वो इतने ज्यादा ऊंचे पहाड़ हैं, वो कोल्ड रहते हैं, और दूसरी वजह क्या है कि वो उसका एंगल ऑफ सन। इंडस प्लेन्स को अगर हम गौर करें तो इंडस प्लेन्स हमारे, अगर मिसाल के तौर पे मैं ये हाईलाइट करके दिखाता हूं कि अगर ये रीजन है पाकिस्तान का, ठीक है ना, मिसाल के तौर पे ये पाकिस्तान है, हाईलाइटर से काम नहीं होगा, मिसाल के तौर पे ये रीजन है पाकिस्तान का, ठीक है। तो सूरज से ज्यादा करीब ये हिस्सा है या ये हिस्सा है? ऊपर वाला हिस्सा ज्यादा करीब है, नीचे वाला? नीचे वाला सूरज से ज्यादा करीब है क्योंकि वो हिस्सा निकला हुआ है ना। या चलो अगर पाकिस्तान इस तरफ होता, पाकिस्तान इस तरफ होता, ठीक है ना, ये फेस करते हुए यहां पर आता, पाकिस्तान इस तरफ होता, तो ये हिस्सा ज्यादा करीब होता सूरज से या ये हिस्सा? ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला ज्यादा करीब होता ना। तो नॉर्दर्न माउंटेन्स ऊपर नॉर्थ की तरफ है, वो ज्यादा दूर है, लैटिट्यूड में ऊपर है, वो लैटिट्यूड में इतने स्टेप्स ऊपर है कि वो सूरज से दूर होते जा रहे हैं एज कंपेयर टू कराची, एज कंपेयर टू सिंध, एज कंपेयर टू पंजाब। पंजाब या सिंध या कराची ये ज्यादा करीब सूरज के है, तो इस वजह से इनका टेम्परेचर ज्यादा हॉट होता है एज कंपेयर टू नॉर्दर्न माउंटेन्स। नॉर्दर्न माउंटेन्स कूल्ड होते हैं। एक वजह नॉर्दर्न माउंटेन्स की है, दूसरी वजह नॉर्दर्न माउंटेन्स की ये, एक तो पीछे है सूरज से और ऊपर से उठे हुए भी बहुत है, लैंड जो है बहुत ऊपर है, मतलब हाइट में ज्यादा है, तो लैंड का एल्टीट्यूड इतना ज्यादा है, उस वजह से भी कोल्ड है। क्लियर हो रही है बात? तो आपका तीसरी चीज जो टेम्परेचर डिसाइड करती है वो क्या है? वो है आपका एल्टीट्यूड। ये तीन चीजें आपका मेनली टेम्परेचर को डिसाइड करती हैं कि आप सूरज से फेसिंग कितने, मतलब आप अगर सूरज की तरफ ज्यादा करीब हो, एंगल ऑफ सन आप पे पड़ रहा है सीधा, तो हॉट ज्यादा होगा। एंगल ऑफ सन से आप दूर हो तो आप कम हॉट होगे या कोल्ड होगे। आप अगर वाटर बॉडीज के पास हो तो वाटर बॉडीज का जैसा टेम्परेचर गर्मियों में देर से गर्म होती है वाटर, तो आप कोस्ट पे हो तो आपके भी लैंड जो है देर से गर्म होगा, ठीक है। और वाटर से अगर दूर हो तो आप वाटर से दूर होने की वजह से जो है जल्दी गर्म हो जाओगे, क्योंकि सन की हीट तो पड़ रही है लेकिन वाटर का कूलिंग इफेक्ट नहीं आ रहा आपके ऊपर, तो आप सिर्फ हीट अप हो रहे हो। क्लियर है? तो प्रॉक्सिमिटी टू वाटर। और थर्ड एल्टीट्यूड, कि आप जमीन से कितने उठे हुए, जितने ज्यादा उठे हुए उतने ज्यादा कोल्ड है टेम्परेचर। जितना जमीन से जितना फ्लैटर या जितना समंदर की जो है ना सतह के करीब करीब है आपका लैंड, तो उतना गर्म हो सकता है। सही है जी? तो ये जो तीन बातें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की हो गई, इसको अब ये हमने रफली पढ़ लिया ना, ठीक है। तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा, ये हमारा एंगल ऑफ सन वाली बात कर रहे हैं, लैटिट्यूड वाली, कि जितना ज्यादा लैटिट्यूड फेसिंग द सन होगा उतना टेम्परेचर ज्यादा होगा। इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है वो साल के 6 महीने, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो ऑपोजिट होता है। एक में जो है ना गर्मी जब होती है तो दूसरे में ऑपोजिट होता है, सर्दी होती है, ठीक है। अब ये विंटर सॉल्स्टिस है और ये समर सॉल्स्टिस है। ये समर और विंटर लिखा है नॉर्थ को मद्देनजर रखते हुए। नॉर्थ में समर कब होती है? नॉर्थ में समर सॉल्स्टिस जून का वक्त, जब नॉर्थ ज्यादा फेस कर रहा होता है सन को, और विंटर सॉल्स्टिस में साउथ ज्यादा फेस कर रहा होता है समर को, सन को, ठीक है। तो विंटर सॉल्स्टिस में विंटर नॉर्थ में होती है, साउथ में तो गर्मी होती है उस वक्त। तो तीन फैक्टर्स मैंने बताए थे, लैटिट्यूड एक फैक्टर था, एंगल ऑफ सन दूसरा फैक्टर था, समंदर से कितने करीब, और तीसरा फैक्टर था, पहला फैक्टर था एंगल ऑफ सन, जो लैटिट्यूड जिसको यहां पर लिख रहा हूं मैं। क्या आपका लैटिट्यूड का कौन सा वाला हिस्सा सन को फेस कर रहा है? नॉर्थ वाले हिस्सा लैटिट्यूड फेस कर रहे हैं या साउथ वाले फेस कर रहे हैं? तो जो भी सन को ज्यादा फेस कर रहे हैं तो उनमें ज्यादा गर्मी होगी, दैट्स फर्स्ट। सेकंड इज प्रॉक्सिमिटी टू सी, प्रॉक्सिमिटी टू सी, प्रॉक्सिमिटी टू वाटर, कि पानी के कितने करीब हो तो टेम्परेचर डिसाइड होगा। पानी से बहुत दूर है अगर लैंड तो गर्मियों में ज्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा, सर्दियों में ज्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा वो लैंड। पानी के करीब है तो गर्मियों में वो देर से गर्म होगा और सर्दियों में देर से ठंडा होगा, बिकॉज पानी का टेम्परेचर जो है वो देर से गर्म और ठंडा होता है। ये था प्रॉक्सिमिटी टू वाटर। तीसरा जो था वो था एल्टीट्यूड, के जमीन से कितने ऊपर हो आप, मतलब जो जमीन बिल्कुल समंदर की सीध में अगर पूरे ग्लोब को देखे तो उससे आप कितनी उठान पे हो, जितनी ज्यादा उठान पे उतना कोल्डर है। तो लैटिट्यूड के हवाले से ये बता रहे हैं दो बातें। ये है नॉर्थ सूरज को ज्यादा फेस कर रहा है, लेट्स सपोज ये बीच में जो लकीर है ना, लेट्स सपोज वो सूरज है, ठीक है। I just try to draw it, let's suppose ये सूरज है बीच में, ठीक है। अर्थ कभी इस तरफ होगी तो नॉर्थ ज्यादा फेस कर रहा है, और अर्थ की पोजीशन उस तरफ वाली हुई तो साउथ सूरज को ज्यादा फेस कर रहा है, ठीक है।
ये वाला जो है ये है समर सॉल्स्टिस, ये वाला विंटर सॉल्स्टिस है। इनके एग्जैक्ट डेट्स भी बताइए। सबसे ज्यादा जो सूरज के बिल्कुल डायरेक्ट एंगल है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का वो 21 जून के दिन होता है, और सबसे ज्यादा सूरज के जो डायरेक्ट एंगल साउथ वाला हेमिस्फीयर का जब होता है वो 21 दिसंबर है, और दोनों में 6 महीने का फर्क है। मैरी टाइम इन्फ्लुएंस, ऊपर आपने कहा था एंगल ऑफ सन और यहां लिखा है लैटिट्यूड। बेटा लैटिट्यूड एंगल ऑफ सन, आपका सूरज किस एंगल पे आपको पड़ रहा है अर्थ को, तो अर्थ का लैटिट्यूड ही डिसाइड करेगा ना, कि नॉर्थ वाला लैटिट्यूड ज्यादा फेस कर रहा है साउथ वाला। इसलिए मैं कह रहा हूं कि किस किस जमीन के किस एंगल को सूरज ज्यादा पड़ रहा है, तो वो लैटिट्यूड डिसाइड करेगा। मैरीटाइम इन्फ्लुएंस, मैरीटाइम इन्फ्लुएंस, मैरीटाइम के लफ्ज का मतलब ये होता है समंदर से ताल्लुक, ठीक है। मैरीटाइम इन्फ्लुएंस, मैरीटाइम इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है असर, इन्फ्लुएंस का मतलब, ठीक है, तो इन्फ्लुएंस हटा के लिख देता हूं मैं असर, किसी चीज का असर होता है, इफेक्ट होता है। और मैरीटाइम का मतलब होता है समंदर, ठीक है, समुद्र, ठीक है, समंदर का असर, मैरीटाइम इन्फ्लुएंस। तो जो कोस्टल एरियाज हैं उनका टेम्परेचर मॉडरेट होता है। कोस्ट कौन से एरिया, कोस्टल एरियाज कौन से होते हैं, समंदर के करीब होते हैं। जो समंदर के बिल्कुल करीब वाले एरियाज है उनका टेम्परेचर मॉडरेट होता है। क्यों? क्योंकि अगर गर्मी पड़ रही है ना जमीन में, तो समंदर से दूर वाले एरिया तो गर्म हो गए, समंदर से करीब वाले एरिया भी गर्म तो हो रहा है, लेकिन समंदर की ठंडक ने उसका टेम्परेचर को मॉडरेट कर दिया, ठीक है, दोबारा से थोड़ा ठंडा कर दिया। सो अगर हमारे मिसाल के तौर पे इस तरफ समंदर है, ठीक है जी, इस तरफ हमारा पीस ऑफ लैंड है, ये पीस ऑफ लैंड है, गर्मियों का वक्त है, तो दिस विल गेट रेड, ऑल रेड 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 रेड, बट समंदर के कूलिंग इफेक्ट से ये वाला जो रेड है ना वो थोड़ा सा कूल डाउन भी हो जाएगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, यहां ज्यादा टेम्परेचर है, यहां टेम्परेचर हाई है एज कंपेयर टू इस वाले के, ठीक है। सबसे कम टेम्परेचर अभी कहां है, समंदर वाले हिस्से में। उसके बाद कम टेम्परेचर कहां है, मतलब समंदर के बाद थोड़ा सा गर्म जो है वह समंदर के साथ वाली कोस्ट, और उसके बाद ज्यादा गर्म क्या है, जो समंदर से दूर है। हाँ, ये जो समंदर से दूर है इसके बीच में ज्यादा ये हो सकता है कि बीच में अगर दरिया बह रहा हो तो उस दरिया के आसपास वाला हिस्सा थोड़ा सा कूल हो सकता है उस दरिया के इफेक्ट की वजह से, ठीक है। मैरीटाइम इन्फ्लुएंस का ताल्लुक समंदर से, मैरीटाइम का लफ्ज जो है समंदर से ताल्लुक रखता है, सी से ताल्लुक रखता है, तो असल हमारा फोकस सी की तरफ है। तो कोस्टल एरियाज का टेम्परेचर मॉडरेट क्यों होता है, होना तो वो भी गर्म था क्योंकि जमीन है, कोस्ट भी तो जमीन ही होते, लेकिन समंदर का जो टेम्परेचर है उसका कूलिंग इफेक्ट आ जाता है, सही, क्योंकि जैसे ही अर्थ वार्म होना शुरू हुई तो समंदर इतना जल्दी गर्म नहीं होता जितनी जल्दी जमीन गर्म हो जाती है। तो समंदर क्योंकि कम गर्म हुआ है और जमीन ज्यादा गर्म हो गई, तो जमीन तो हॉट रही, समंदर कम गर्म होने की वजह से अपने आसपास की जमीन को भी थोड़ा सा कूल डाउन कर सकता है, ठीक है। सो ये जब पढ़ने लगोगे, इट मीन मैरीटाइम इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, इट मींस दैट कोस्टल एरियाज हैव मॉडरेट टेम्परेचर्स बिकॉज द सी एब्जॉर्ब्स एंड रिलीजेस हीट स्लोअर देन लैंड। तो समंदर जो है वो हीट को एब्जॉर्ब भी देर से करता है और रिलीज भी देर से करता है। अगर गर्म हो गया और जमीन भी गर्म हो गई तो जब ठंड हुई तो जमीन ज्यादा जल्दी ठंडी हो जाएगी, समंदर देर से ठंडा होगा, तो जमीन के बने तो वार्मर होगा। और समंदर ठंडा हो गया एक दफा और गर्मी शुरू हो गई तो जमीन गर्म हो जाएगी पर समंदर देर से गर्म होगा, क्योंकि एब्जॉर्ब भी हीट लेट करता है और रिलीज भी लेट करता है, और अपना इंपैक्ट, अपना असर अपने आसपास की जमीन को छोड़ भी पहुंचाता है। तो इसलिए मैरीटाइम इन्फ्लुएंस का लफ्ज लिखा है, मैरीटाइम का असर, समंदर का असर उसके आसपास की जमीन पे। और ये दोनों पॉइंट्स यहां पर लिखे हुए हैं कि व्हेन द टेम्परेचर ऑन लैंड, कौन सा लैंड, वो लैंड जो कि सी से दूर है, समंदर से दूर कोई लैंड है, उसका टेम्परेचर जब बहुत हाई होता है तो समंदर के करीब वाला जो लैंड है उसका टेम्परेचर उतना हाई नहीं होता, क्योंकि समंदर का टेम्परेचर उतना हाई नहीं होता। इसी तरीके से अगर वो जमीन जो समंदर से बहुत दूर है उसका टेम्परेचर बहुत लो है, मतलब बहुत ठंडा है, तो जो समंदर के करीब वाली जमीन है उसका टेम्परेचर उतना ठंडा नहीं होगा, क्योंकि वो समंदर के करीब और समंदर अभी तक थोड़ा सा वार्म है, वो देर से ठंडा होने की कैफियत में आएगा। तो इसलिए समंदर के पास वाली जमीन का भी टेम्परेचर देर से ही ठंडा होगा, जबकि समंदर से दूर वाली जमीन फौरन ठंडी। ये बहुत दफा रिपीट कर रहा हूं बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बट वंस यू गेट द ग्रैब ऑफ इट, आपको इसके अंदर आगे लॉजिक समझ में आ जाएगी। इसका कोई आपने जो है ना आंसर बनाना नहीं है, यू जस्ट रीड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इससे समझा ले रहा, नोट समझ में आ जाए। फिर अगला पॉइंट जो है पिछले पॉइंट से मिलता जुलता ही है, कॉन्टिनेंटलिटी। क्या है? कॉन्टिनेंटलिटी।
कॉन्टिनेंटलिटी क्या होती है? कॉन्टिनेंट होता है जमीन का टुकड़ा। तो यहां पर भी वही वाली बात कर रहा है कि जितने ज्यादा आप इनलैंड हो, इनलैंड मतलब समंदर से दूर, जितने ज्यादा लैंड के बीच में हो उतने जल्दी गर्म और ठंडे हो जाओगे। सेम बात कर रहा है, बस पीछे पिछली वाली में समंदर की नजर से बात कर रहा है कि समंदर के जितने करीब हो तो उतनी देर से गर्म और ठंडे होगे, क्योंकि समंदर देर से गर्म ठंडा होता है। और कॉन्टिनेंटलिटी के हेडिंग में क्या है कि आप जितने ज्यादा जमीन के बीच में हो, मतलब दूर दराज, समंदर से दूर दराज हो इन शॉर्ट, तो उतनी जल्दी गर्म हो जाओगे, उतनी जल्दी ठंडे हो जाओगे, राइट। फिर अगला पॉइंट है एल्टीट्यूड का। एल्टीट्यूड हमारा एक फोर्थ रीजन, वैसे मैंने 3 लिखवाए, ठीक है, तो 4 कैसे हो गए? 4 इसलिए हो गए कि जो दूसरा वाला है प्रॉक्सिमिटी टू वाटर, उससे 2 निकले, मैरीटाइम इन्फ्लुएंस कि जितना समंदर के करीब होगे तो उतना ज्यादा आपका टेम्परेचर समंदर जैसा होगा, और दूसरा कॉन्टिनेंटलिटी, कॉन्टिनेंटलिटी, तो जितना कॉन्टिनेंट के अंदर हो गए, दूर हो गए दरिया समंदर से, तो उतना आपका जल्दी ठंडा गर्म हो जाएगा। जमीन तो मिलते जुलते ही थे, इसलिए मैंने लिख दिया इनको एक ही बना के। बाहर लिए 2 अलग पॉइंट्स। फिर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब आपकी कितनी ऊपर हाइट है, सही है। वो बार बार मैं समंदर का लफ्ज इसलिए यूज नहीं कर रहा कहीं आपको ऐसा नहीं लगे समंदर के फौरन बाद की बात कर रहे हैं, फिर कहीं गलती से आप प्रॉक्सिमिटी टू सी वाली तरफ ना जाओ। समंदर कहाँ होता है, पहाड़ कहाँ है, लेकिन एक समंदर की सीध के अंदर देखा जाए अगर, तो जितनी जमीन बते उससे जितना ऊपर है वो एल्टीट्यूड है, ठीक है। सो एल्टीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कोल्ड होगा। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। उसके पीछे रीजन क्या है? सो हियर इट्स अ पिक्चर, इससे हम उस रीजन को समझते हैं। हवा में बहुत सारे किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स कह लो, और सारी किस्म की गैसेस होती हैं, दिखती नहीं है, सही है। वो अगर कंडेंस हो जाए, वो इतनी भारी हो जाए कि जमीन पे आ जाए, तो वो हमें किसी सूरत में नजर आ जाएगी, पर वो हवा में इसलिए होती है बिकॉज वो बिल्कुल वेपराइज हो जाती है, ऐसी फॉर्म में होती है कि हवा में रह सकते हैं, लेकिन हमें ह्यूमन आई से दिखती नहीं है। लेकिन अगर अगर माइक्रोस्कोप लगा के उसको ढूंढना शुरू हो जाए, तो शायद हवा के अंदर हमें ऐसे मटेरियल्स नजर आए। बहरहाल, तो एयर मॉलिक्यूल्स का क्या है? अगर हम, ये तो अभी अर्थ को हम टॉप से देख रहे हैं, राइट। अगर हम स्लाइड होके देखें, बिल्कुल यूं स्लाइड होके देखें, सो इफ वी जस्ट डू दिस, तो इस तरह से अगर स्लाइड होके देखें, अभी दिखेगा नहीं जो मैं चाह रहा हूं वो चीज, तो यहां पर हमें उठी हुई जमीनें नजर आएंगी। वो क्या है? एल्टीट्यूड है। तो जितनी हाइट होगी, जितनी ज्यादा हाइट है ना, ये देख रहे हो, ये उठी हुई जमीन है, ये जो दिख रही है, यकीनन ये जो है ना कोई वो है बलूचिस्तान वाली साइड की कोई मतलब रगेड लैंडस्केप या प्लेटोस टाइप का। तो जितनी हाइट उठी हुई है ना, उतना इसका जितना एल्टीट्यूड है उतना ही कोल्ड टेम्परेचर, ठीक है भाई। नाउ इफ आई जस्ट कीप, आई डोंट वांट टू जूम इट इन सो मच, सो आई विल जस्ट zoom out and I'll try to go to some other place like northern mountains, ठीक है। ये रहे, अब नॉर्दर्न माउंटेन्स को मैं उस तरह से देखूं, तो एक तो खुद ये पूरा सफर में जो नॉर्दर्न तक गए ना, तो ही जमीन इतनी ऊपर होते 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 पहुंची, ठीक है। अगर कराची से नॉर्दर्न एरिया तक जा रहे हो तो जमीन रोड्स ही इतने ऊपर हाइट पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ ऊपर है, फिर उन हाइट्स पे रहते हुए माउंटेन्स और ऊपर है, सही है। ये जो एल्टीट्यूड है, ये माउंटेन जो जमीन से ऊपर है, this altitude what does it do? ये देखो, ये माउंटेन्स के बीच में से क्या बनी हुई है? रवीन, सही ना, ये पानी घाटी घाटी बहरहाल। तो ये बहुत ज्यादा 3D हो रहा है आपके लिए। पॉइंट ये है कि जितना ज्यादा जमीन से उठा हुआ है उतना ऊपर एल्टीट्यूड है, जितना ऊपर एल्टीट्यूड है उतना कोल्ड है, सही। अब हो क्या रहा है यहां पर, अगर मैं जूम करूं तो नीचे की तरफ एयर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, जितनी हाइट पे जाओ एयर थिन होगी, ये एयर मॉलिक्यूल्स है। जितना नीचे की तरफ की बात करें तो एयर मॉलिक्यूल्स उतने ज्यादा जमा हुए होंगे, जितनी हाइट्स पे चले जाओ ऊपर जाओ तो हवा थिन होती चली जाती है, ठीक है, एयर मॉलिक्यूल्स कम होते हैं वहां पर। तो इसका मतलब क्या है कि जहां एयर मॉलिक्यूल्स कम है वहां पर हीट भी ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होगी। हीट को कौन एब्जॉर्ब करता है? अपने पास हीट को जमा करके एयर मॉलिक्यूल्स रखते हैं। तो ऊंचाई पे एयर मॉलिक्यूल्स कम है तो हीट को एब्जॉर्ब करने वाले भी कम है।
नीचाई पे हीट अब्सॉर्ब करने के लिए एयर मॉलिक्यूल ज्यादा मौजूद है, तो इसलिए ज्यादा हीट अब्सॉर्ब्ड होती है। तो जितना लो एल्टीट्यूड के ऊपर होंगे उतना टेम्परेचर ऊपर हाई हो सकता है, जितना हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे उतना टेम्परेचर लो होगा। क्लियर है? सो ये देखें, ये माउंट एवरेस्ट की एक मिसाल दी है इसके अंदर। उस मिसाल को लेके चलते हुए, तो माउंट एवरेस्ट में रहते हुए अगर आप गौर करें कि तकरीबन इसकी ऊंचाई जो है ना, ये 10,000 मीटर 5,000 मीटर के दरमियान में, 7,500 मीटर, 7,500 मीटर से ऊपर ही है, 8,900 मीटर के करीब है माउंट एवरेस्ट, 8,850 मीटर के करीब। ठीक है, यहां पर एयर मॉलिक्यूल्स कम होंगे इस लेवल पे, थिन, बहुत थिन एयर होगी। ठीक है, जितना नीचे हम की बात करें, अगर यहां की बात करें इस लेवल पे, तो एयर मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक टुगेदर होंगे, बहुत एक दूसरे के अंदर टाइटली पैक टुगेदर होंगे। ठीक है, तो जितने टाइटली पैक टुगेदर एयर मॉलिक्यूल्स होंगे तो उतनी ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करने के आपके पास पैकेट्स मौजूद है। एक तरह से जैसे एक कमरे में जितने ज्यादा लोग होते हैं उतनी ज्यादा हीट होती है, जितने कम अफराद है उतनी कम हीट, बिकॉज वो जो एक तो खुद लोगों की हीट जो जनरेट कर रहा है, फिर अगेन एक एरिया निकाल लो, कोई एक एरिया है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें रखी है और हर चीज को गर्म किया जाए, तो वो एरिया ज्यादा देर तक गर्म रहेगा। लेकिन एक खाली बॉक्स है, उसके अंदर जो भी हीट है वो हीट उस बॉक्स में से क्लियर आउट भी हो सकती है, ज्यादा टाइम नहीं लगाएगी। लेकिन उस बॉक्स के अंदर अगर सामान डाल दो और हर सामान को हीट किया हुआ है तो उस बॉक्स में हीट ज्यादा देर तक कंटेन रहेगी। समझ रही बात? सो इट इज समथिंग लाइक दैट कि लो एल्टीट्यूड पे एयर मॉलिक्यूल ज्यादा होते, ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि हमें नजर आएंगे, ज्यादा होने का मतलब ये हम इजीली सांस ले पा रहे हैं, बिकॉज दे आर देयर। ठीक है, बहरहाल तो लो एल्टीट्यूड पे एयर मॉलिक्यूल ज्यादा होता है जो कि हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए लो एल्टीट्यूड पे हीट ज्यादा होती है। हायर एल्टीट्यूड पे जाओ तो हीट कम होती है। हीट ज्यादा होने का हरगिज मतलब ये नहीं आपको बहुत हॉट फील हो रहा होगा तो हम लो एल्टीट्यूड पे, तो हमें जो हॉट क्यों नहीं फील हो रहा, कोल्ड क्यों फील हो रहा है? हमें जितना कोल्ड अभी लग रहा है उससे बहुत ज्यादा कोल्ड लगेगा अगर हम और हाई एल्टीट्यूड पे चले जाए। अभी जो हमें फील हो रहा है जितना कोल्ड, अगर हम मिसाल के तौर पे 50 मीटर ऊपर चले जाएं तो और कोल्ड फील होगा, 100 मीटर चले जाए ऊपर तो और ज्यादा कोल्ड फील होगा। क्लियर है बात? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हवा थिन होती जाती है। तो तीसरा जो फैक्टर है, मतलब चौथा फैक्टर, वो है एल्टीट्यूड, जो टेम्परेचर को अफेक्ट करता है, जो टेम्परेचर को मतलब को असरअंदाज करता है। ठीक है, अब पाकिस्तान को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है क्लाइमेट वाइज। पाकिस्तान का डिस्ट्रीब्यूशन है क्लाइमेट वाइज। क्लाइमेट वाइज पाकिस्तान के ये 4 जोन्स हैं, ए बी सी डी। क्लाइमेट वाइज पाकिस्तान को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और 4 जोन है। मेरा बस चले तो मैं इनको 5 जोन बना दूं। 5 जोन में क्यों बोलना बताता हूं। एक जोन है ये जोन बी, यह है प्लेन्स, इंडस प्लेन्स, ये फ्लैट प्लेन्स हैं। इनका ज्यादातर जो क्लाइमेट है, मैंने फिर बोल रहा हूं वेदर की बात ही करा, क्लाइमेट की बात करो। वेदर तो आज का क्या मौसम है उसके, क्लाइमेट का मतलब पूरा जो पैटर्न है वेदर्स का। इनका जो वेदर है ज्यादातर वो क्या होता है, आपका ये लो लैंड रीजन है, लो लैंड रीजन का ज्यादातर सेमी एरिड, मुकम्मल तौर पे खुश्क नहीं तो काफी हद तक खुश्क, और कुछ जगह तो मुकम्मल तौर पे खुश्क टाइप की होती है, लेकिन उनको इरिगेशन के जरिए पानी मैसर होता है। ठीक है, तो बी जो एरिया है हमारा जिसको हम कहते हैं लो लैंड जोन, वो सेमी एरिड से एरिड उनका जो है ना क्लाइमेट है। डी जोन जो है हमारा, ये क्या है, डेजर्ट्स, कारान डेजर्ट हो गया या थर डेजर्ट हो गया या ऊपर की तरफ चोलिस्तान डेजर्ट हो गया। वैसे तो यहां भी एक आता है बीच में थल डेजर्ट। ठीक है, तो ये इनका जो है, इनका क्लाइमेट क्या है, इनका पक्का पक्का एरिड जोन है, सेमी एरिड भी नहीं बोल रहे आप, एरिड खुश्क। ठीक है, अच्छा उसके बाद रीजन ए की बात करते हैं, रीजन ए की बाद में बात करते हैं, रीजन सी की बात करते हैं। सी जो है इसका कोस्टल क्लाइमेट है, तो कोस्टल रीजन बना दिया इसको, कोस्टल जोन बोल दिया, का ये अलग जोन है, इसका क्लाइमेट बिल्कुल डिफरेंट है बाकियों से, क्योंकि इसके साथ कोस्ट लगती है समंदर की, तो इस वजह से इसका जो क्लाइमेट है वो समंदर से इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, फिर आ जाता है हम ए पे। ए का मैं कहता हूं कि ए को 2 में तोड़ना चाहिए था। ए का इतना वाला हिस्सा, ऊपर वाला ए, ये वाला हिस्सा अलग होना चाहिए था, और नीचे वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला, ये हिस्सा अलग होना चाहिए था। पर इस पूरे को ए बोल दिया। ए मतलब हाईलैंड जोन। कौन सा? हाईलैंड। हाईलैंड क्यों बोला? क्योंकि ये पहाड़ियां हैं, ऊंचे ऊंचे। कुछ हैं जिनका एवरेज जो है वो 6000 मीटर्स के करीब है, कुछ है जिनका एवरेज 4000 मीटर्स के करीब है, कुछ है जिनका एवरेज 5000 मीटर्स के करीब है, कुछ है जिनका एवरेज यहाँ पर जो वेस्टर्न माउंटेन्स है 3000 मीटर्स के करीब है, कुछ उससे नीचे होंगे, या बीच में यहाँ पर भी माउंटेन्स है, ब्रावी रेंज वगैरह है, उनका और
जो है ना लो क्या कहते हैं वो एवरेज एल्टीट्यूड है। तो ये अलग अलग क्लाइमेट्स हैं, ठीक है, क्लाइमेटिक जोन्स हैं। अब इन जोन्स की क्या खुसूसियात है क्लाइमेट की, अगर वो हम देखें तो हाईलैंड जोन है, लोलैंड जोन है, जो एरिया बी था हमारा जिसमें अपर इंडस लोअर इंडस प्लेन्स है, दोनों लोलैंड जोन में शुमार होते हैं। कोस्टल जिसमें कराची की कोस्ट है और मकरान कोस्ट है पूरी, और एरिड जोन जिसमें डेजर्ट्स हैं। क्लियर? एरिड जोन तो है ही एरिड, लोलैंड जोन में भी एरिड आपका क्लाइमेट आपको मिलेगा। लोलैंड जोन में भी आपका क्लाइमेट तो है, हॉट भी मिलेगा और एरिड टाइप का, ड्राई टाइप का भी मिलेगा, ठीक है। हाईलैंड जोन्स के अंदर क्या है, हाईलैंड जोन्स के अंदर जो ऊपर वाले हाईलैंड है ना, वहां पर क्लाइमेट ह्यूमिड होगा, ह्यूमिडिटी भी होती है क्लाइमेट के अंदर, और प्रेसिपिटेशन भी, बारिश वगैरह बहुत होती है वहां पर, ठीक है। बाकी पाकिस्तान की बनस्बत वहां बहुत होती है, लेकिन जब जाती है, ठीक है। तो वहां पर क्या होती है, समर्स बहुत माइल्ड सी होती है, हल्की फुल्की समर लगी तो लगी, और विंटर्स बहुत कोल्ड होती है। यहां पर भी, यहां तक भी क्या है, समर्स माइल्ड से, विंटर्स कोल्ड से, बल्कि समर हॉट बहुत हो सकती है, बलूचिस्तान तक पहुंच के तो बहुत हॉट हो सकती है, लेकिन ड्राई होती है, चाहे चाहे समर्स हो या विंटर्स हो। और जैसे जैसे नीचे हो तो हॉट होता चला जाता है क्लाइमेट। और विंटर्स अगर होती हैं तो ऊंची पहाड़ियों पे बहुत कोल्ड हो सकती है, और डेजर्ट की ठंडक की वजह से कोल्ड हो सकती है, ठीक है, लेकिन होती ड्राई है। तो ये जो नीचे वाला ए है ना, ये ड्राई टाइप का रीजन है। ऊपर वाला ए का जो हिस्सा है वो हाईलैंड्स के अंदर वो थोड़ा सा ह्यूमिड या मॉइस्चर की बात करें आप, ह्यूमिड बोले या मॉइस्ट बोले, कि इसमें थोड़ी सी नमी होती है। अब वो नमी बर्फ की सूरत में हो सकता है, किसी भी सूरत में हो सकती है। क्लियर? ये जो डेजर्ट्स वाला है वो बिल्कुल एरिड, और कोस्टल वाला आपको पता है कि ये समंदरी हवाओं की वजह से ह्यूमिडिटी होती है। यहाँ पर समंदर की हवाएं मॉइस्ट वाली होती है ना, तो यहाँ की कोस्टल क्लाइमेट में भी ह्यूमिड आपको क्लाइमेट मिलेगा समंदर की हवाओं की वजह से। क्लियर? बाकी ये वाला जितना भी रीजन है तो बहुत हॉट होता है, सिवाय नॉर्दर्न माउंटेन्स का एल्टीट्यूड इतना ऊपर है कि वो इतने कोल्ड है। अगर इतना एल्टीट्यूड नहीं होता ना तो वो भी इतने बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, प्लेन्स जैसा ही होता है, प्लेन्स बड़े हॉट होते हैं, ठीक है। सो हाईलैंड जोन समर में कैसा होता है, विंटर में कैसा होता है, रेनफॉल की क्या पोजीशन है इसमें, और इसके हाईलैंड जोन के कुछ मेजर एरियाज, गिलगित, चित्राल, कराकोरम रेंज के जो सारे एरियाज हैं, हिमालयाज के जो सारे एरियाज हैं, ठीक है। वो रीजन नेम आप खुद ही पकड़ लोगे कि क्या है सारे। इनफैक्ट वजीरिस्तान हिल्स वगैरह, सफेद को रेंज, ये सब कुछ हाईलैंड जोन में, सही मार्क किया हुआ है सेंट्रल ब्राहवी रेंज तक भी हाईलैंड जोन, क्योंकि यहां भी जो उठी हुई पहाड़ियां उनका क्लाइमेट कहीं ना कहीं उसके जैसा होगा कोल्ड की वजह से। बट फिर भी मैं कहूंगा कि इसको ब्रेक कर दो, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है हाईलैंड जोन में, जो ऊपर नॉर्थ वाला हाईलैंड जोन है ना, उसका क्लाइमेट काफी कोल्ड होता है, और गर्मियों में भी माइल्ड हॉट होता है, बहुत ज्यादा हॉट नहीं होता है, और थोड़ी ह्यूमिडिटी है वहां पर, बहुत खुश्की नहीं है। लेकिन जैसे थोड़ा इस पॉइंट से नीचे आना शुरू हो जाते हैं तो ये खुश्की हो जाती है यहां पर, तो कोल्ड है और ड्राई कोल्ड है। लोलैंड जोन, लोलैंड जोन के अंदर जिसमें ये बी आता है, इसका क्लाइमेट अगर समर्स के अंदर बात करें तो 45 डिग्री, बल्कि इनफैक्ट इससे भी क्रॉस कर जाता है, अगर हाईएस्ट पीक्स की बात करें 50 डिग्री तक भी जा चुके हैं ये इस रीजन में, खास तौर पे ये वाला जो रीजन है जहां पर माउस चल रहा है, जहां पर अपर इंडस प्लेन खत्म हो रहा होता है, लोअर इंडस प्लेन शुरू हो रहा होता है, इस रीजन के अंदर बहुत ज्यादा हॉट होता है ये, ठीक है। कराची वाला क्लाइमेट भी बहुत हॉट है अगर मैं कराची के ऊपर रखूं, लेकिन कराची कहीं ना कहीं मॉडरेट हो जाता है, किस वजह से, समंदर की हवाओं की वजह से, ठीक है। लेकिन जैसे थोड़ा ऊपर जाने लगे तो बहुत हॉट हो, जैकबाबाद बहुत ज्यादा गर्म जगह है, ठीक है, सिंध के अंदर आता है जैकबाबाद, सिंध के बिल्कुल ऊपर। तो बहरहाल लो लैंड जोन में मेजर एरिया कौन सा है, पंजाब है, सिंध है, पंजाब वाले एरियाज और सिंध वाले एरियाज, ठीक है, लो लैंड जोन में आता है। लो लैंड जोन में बलूचिस्तान का भी ये वाला एरिया आ रहा है, शुमार हो रहा है। लो लैंड जोन में प्लेटोज भी, हालांकि प्लेटोज भी, पोटवार प्लेटोज की बात करो, पोटवार प्लेटोज भी पंजाब का हिस्सा है, तो पंजाब के अलावा अलग से लिखे हुए पोटवार प्लेटोज, ऐसे ही आपको याद रहे इसलिए, ठीक है। कहीं गलती से आप ये ना समझो प्लेटोज तो ऊंचे होते हैं तो इस वजह से, वो इतने ऊंचे थोड़ी होते माउंटेन्स जितने, वो तो उठी हुई जमीनें होती हैं, मतलब 20-20, 30-30 मीटर कर लो, लेकिन मतलब वो माउंटेन रेंजेस जितने ऊंचे थोड़ी होते हैं, ठीक है। तो उनका भी समवॉट क्लाइमेट यही बी वाला होता है। कोस्टल जोन का, कोस्टल रीजन का क्लाइमेट आपको यहां पर लिखा हुआ है, मकरान कोस्ट, कराची, और कराची के अंदर ये जो दरिया जहां पर बह रहा है और समंदर है वो वाला डेल्टा, ठीक है। एरिड जोन, एरिड जोन क्या है, खुश्क, ठीक है। वो कौन सा वाला है, ये वाला और ये वाला, सही है। थर, चोलिस्तान, खारान, थल डेजर्ट वगैरह इसमें। अब अगर हम अपने एसएलओ पे आए तो एसएलओ के अंदर हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर का पता होना चाहिए। टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए हमने देखा कि टेम्परेचर जो है वो एल्टीट्यूड की वजह से, लैटिट्यूड की वजह से, या समंदर या दरिया के कितने करीब हो उस वजह से अफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये चारों क्लाइमेटिक जोन्स जो हैं ए बी सी डी,
इसके हवाले से ये नीचे एक टेबल बना हुआ है, आप इसको टेबल कहें या मैट्रिक्स कहें, इस तरह के बहुत सारे टेबल्स पीछे भी गए, दोबारा आगे आ रहे हैं। इस पहले तो समझ लें कि इसका फायदा क्या है इन टेबल्स का। देखें, जब भी ये टेबल्स मौजूद होते हैं ना, तो ये आपके दो एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, दो डायमेंशन में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ऊपर हेडिंग्स है और साइड पे हेडिंग्स है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर के हाईलैंड जोन्स की, हाईलैंड की, तो हाईलैंड जोन्स का ये यहाँ पर दूसरा एस्पेक्ट है समर, विंटर, रेनफॉल और मेजर एरियाज, कि यहाँ पर समर्स किस तरह की होती हैं, विंटर्स किस तरह की होती हैं, और रेनफॉल का क्या हिसाब किताब है, और इसकी एग्जांपल्स बताएं यहाँ पर कौन से एरियाज आते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह से कभी भी ये मैट्रिक्स से लाते हैं जो दो डायमेंशन आपको ऑफर कर रहा है। इसका पढ़ने का तरीकाकार यही होता है कि आप बार बार ये देखें कि किस रॉ में पढ़ रहे हैं और उसकी कौन से कॉलम को पढ़ रहे हैं। हाईलैंड की समर्स के अंदर पोजीशन देख रहा है, हाईलैंड का विंटर के क्लाइमेट की पोजीशन देख रहा है, हाईलैंड को रेनफॉल के एस्पेक्ट से देख रहे हैं कि रेनफॉल यहाँ कब होती है, सही है, हाईलैंड्स की मिसालें देख रहे हैं। फिर आ जाते हैं लोलैंड्स के अंदर, लोलैंड्स में समर का क्या हिसाब किताब है। तो आप ऐसे ही बताएं, हाईलैंड में समर्स किस तरह की होंगी, माइल्ड होंगी, हल्की होंगी, विंटर्स एक्सट्रीम कोल्ड होंगी, क्योंकि हाईलैंड वाला रीजन जो है ना वो एक्सट्रीम कोल्ड, स्पेशली विंटर्स जो है ना एक्सट्रीम कोल्ड होंगी, एंड एरिड कोल्ड होंगी। कहां पर, जैसे ही हाईलैंड्स के उस वाले रीजन में आते हैं ना जो बलूचिस्तान के मिड में लगता है, ठीक है ना, कोल्ड एंड एरिड कोल्ड इन साउदर्न हाईलैंड्स। हाईलैंड्स के साउथ वाला हिस्सा जो है ना उसमें थोड़ी सी कोल्ड तो होती, अगर होती भी है विंटर्स कोल्ड, तो वो खुश्क वाली कोल्ड होती है, ठीक है। समर्स हाईलैंड के अंदर माइल्ड होती है, लेकिन साउथ के ऊपर आ जाए हाईलैंड के, हाईलैंड ये रहे मौजूद ऊपर, तो हाईलैंड्स तो ये पूरे हैं, इस पूरे हाईलैंड्स के अंदर जो बीच में से नीचे वाला साउथ वाला हिस्सा है, यहाँ पर जो है समर्स वो हॉट होंगी, ज्यादा माइल्ड नहीं होंगी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, खुद ही आपका आंसर जनरेट करेंगे आप। रेनफॉल की क्या पोजीशन है, रेनफॉल्स पे अभी आएंगे, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन पे करेंगे तो ज्यादा भी इस पे वर्क नहीं करते। बहरहाल तो आप ये जो क्लाइमेटिक जोन्स लिखे हुए हैं चारों, दो ऊपर लिखे, दो यहाँ लिखे, और यहाँ पर उसकी 4 हेडिंग्स हैं, समर, विंटर, रेनफॉल और मेजर एरियाज। तो लोलैंड का समर्स में क्या होता है, बहुत हॉट होता है। ये जो इस एरिया है ना ये बिल्कुल सूरज को देख रहा है, और एल्टीट्यूड एरिया तो ये भी सूरज को फेस कर रहा है। नॉर्थ वाले एरिया भी जितना है वो फेस कहीं ना कहीं सूरज को कर ही रहा है, बिकॉज सूरज समर्स में सूरज इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ डायरेक्टली एंगल्ड होता है, और उसमें से सबसे ज्यादा बी वाले एरिया को सूरज फेस कर रहा है, ठीक है। तो नॉर्थ वाले को तो एल्टीट्यूड ने बचा लिया, इनका इतना हाई एल्टीट्यूड होता है कि ये बर्फानी पहाड़ बने हुए होते हैं, तो इनमें समर्स माइल्ड होती है थोड़ी रिलेटिवली। अगर इनकी बात करें तो इनमें पूरी सूरज की रोशनी पूरे प्लेन एरिया पे पहुंच रही है, सही है, और जब प्लेन पे पहुंच ये बहुत हॉट होता है। सो लोलैंड जोन का जो क्लाइमेट है समर्स का, वो वेरी हॉट, बहुत ज्यादा हॉट होता है, विद टेम्परेचर्स रीचिंग अप टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो कभी भी आप ये सोचोगे ना कि हाईलैंड और लोलैंड के अंदर हम ये सोचें कि पहाड़ तो जमीन से बहुत ऊंचे निकले हुए हैं, तो जो ऊंचे पहाड़ निकले हुए हैं वो तो सूरज के और करीब हो गए, तो वो तो और गर्म नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये सोचो हाई एल्टीट्यूड पे गर्मी क्यों कम है, हाई एल्टीट्यूड पे गर्मी इसलिए कम है क्योंकि सूरज की हीट जो है वो ज्यादा लो लैंड के ऊपर एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि जितना लो लैंड होगा, जितना ज्यादा लो लैंड होगा वहां पर एयर मॉलिक्यूल्स उतने ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो उतना ही हीट को ट्रैप करेंगे, सही है। सिर्फ सूरज के करीब होना मैटर नहीं करता, यहां पर सूरज से करीब होना इज वन फैक्टर, मेन फैक्टर की हीट आ तो रही है, उसको एब्जॉर्ब, उसको रोक के उसको एब्जॉर्ब करके रखने वाले कौन होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स। वो लैंड बी में बहुत ज्यादा है, ए में क्यों कम है, क्योंकि वो इतना हाई है कि एयर मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं, हाइट पे जाके थिन हो जाती है, क्लियर। लो लैंड का समर्स की पोजीशन बता दी, लो लैंड की विंटर्स की पोजीशन बता दी यहाँ पर कि कूल विंटर्स होती है, ड्राई होती है लो लैंड में। हाईलैंड्स की विंटर्स जो है ना वो हाईलैंड्स में कौन से वाले, खासतौर पे नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न वाले, इनकी विंटर्स के ऊपर ड्राई नहीं लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ ह्यूमिड कंडीशंस होती है क्योंकि यहाँ प्रेसिपिटेशन हो रही होती है, और यहाँ प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल, स्नोफॉल वगैरह, वो किस नौयत की, किस नौयत की हो रही होती है उसको अभी हम रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन में देख लेंगे। लो लैंड के अंदर रेनफॉल क्या है, देखिए लो लैंड में रेनफॉल की पोजीशन खास तौर पे होती है मूनसून के टाइम पे, वो मूनसून अभी हम देखेंगे। तो रेनफॉल पढ़ने के बाद, समझने के बाद जब आप इसको पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। कोस्टल जोन्स का टेम्परेचर जो है मॉडरेट हो जाता है समंदर की वजह से, समंदर की हवाओं की वजह से। इसी तरीके से कोस्टल का जो विंटर्स और समर्स दोनों अगर देख लो ना, तो कोस्टल रीजन की विंटर और समर जो है, ये कोस्टल रीजन है, इसकी जो विंटर और समर है
उसका जो इफेक्ट है वो समंदर का क्योंकि इनको मिल रहा है, तो इसकी बनिस्बत जो इनलैंड एरियाज हैं उनके टेम्परेचर थोड़े से एक्सट्रीम होता है। अगर हॉट है तो ज्यादा हॉट होंगे, अगर कोल्ड है तो ज्यादा कोल्ड होंगे। सही है, क्योंकि समंदर मॉडरेट करने के लिए नहीं बैठा हुआ ना कोस्टल जोन में। वो अपना कोस्टल जोन में तो समंदर मॉडरेट करने के लिए बैठा है, इनलैंड जोन में समंदर मौजूद नहीं है जो टेम्परेचर को मॉडरेट कर देगा। एरिड जोन की बात करें, जो जोन डी था हमारा, उसका क्लाइमेट समर्स के अंदर क्या होगा, खुश्क। विंटर्स में क्या होगा, खुश्क। समर में खुश्क और गर्म, विंटर्स में गर्म होगा या थोड़ा माइल्ड होगा या इवन कोल्ड होगा, लेकिन खुश्क जरूर होगा। तो विंटर हो या समर हो, खुश्क है, क्योंकि वहां प्रेसिपिटेशन नहीं हो रही है। एरिड जोन इसीलिए तो है, वहां पर बारिश नहीं पड़ी ना, वहां से दरिया गुजर रहा है। अच्छा, दरिया गुजरने से भी रीजन जो है वो ह्यूमिड नहीं हो जाता, बस दरिया के आसपास वाली जगह थोड़ी ह्यूमिड हो जाती है, बिकॉज दरिया की इवेपोरेशन या दरिया को कुछ इफेक्ट आ जाए। अदर देन दैट हमारे जो पूरा इंडस प्लेन्स है वो सारे क्या है, वो सेमी एरिड तो है, हालांकि दरिया गुजर रहा है वहां से। एरिड इसलिए होता है कि वहां प्रेसिपिटेशन नहीं हो रही, वहां पर बरस नहीं रहा, वो बरसात की सूरत में हो या फिर बर्फबारी की सूरत में हो। जब तक बरसात या बर्फबारी की सूरत में नहीं बरस रहा कुछ आसमान से, मतलब क्लाउड्स के जरिए, तो तब तक आप खुश्क रहेगा आपका मौसम। समझ आ रही बात? नॉर्दर्न एरियाज में हर किस्म का पूरे साल ही कुछ ना कुछ जो है ना उसके अंदर प्रेसिपिटेशन मौजूद होती है, पूरे साल मतलब थ्रू आउट द ईयर ज्यादातर मौजूद होती है। बाकी जो इस पूरा प्लेन एरिया है या फिर इसकी डी वाले की बात कर ले, सारा रीजन जो है, इस सारे रीजन के अंदर प्रेसिपिटेशन का अमल दखल बहुत कम है। सिर्फ मूनसून के टाइम पे हुई तो हुई, या ज्यादा जो है ना, मैं अभी नीचे बताऊंगा साइक्लोन्स वगैरह कभी आ गए या वेस्टर्न डिप्रेशन, जिसकी नीचे अभी बात होगी सबकी। ठीक है, सो यू जस्ट रीड इट, और इनकी मिसालें, इन जगहों की मेजर एरियाज की मिसालें यहां पर लिखी हुई हैं सारी। ठीक है, तो ये हमारा था टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन वाला हिस्सा, मतलब जो हमने इसके अंदर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन वाली हेडिंग थी, कि जिसको हमने तीन मेन बातें बताई कि टेम्परेचर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप समंदर से कितने करीब हो, मतलब मैरीटाइम इफेक्ट। कॉन्टिनेंटलिटी भी वही है कि मतलब आप समंदर से कितने दूर, जमीन के कितने बीचों बीच में हो, तो उससे टेम्परेचर असरअंदाज होता है। और इसी तरीके से टेम्परेचर एल्टीट्यूड से असरअंदाज होता है। और थर्ड थिंग, टेम्परेचर लैटिट्यूड के एंगल से असरअंदाज होता है कि आप सूरज से किस एंगल पे हो। अगर आप जून वाले महीनों की बात करें तो आप सूरज से डायरेक्ट हीट एब्जॉर्ब करें उस एंगल पे हो। अगर आप दिसंबर वाले महीनों की बात करें तो आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे होने की वजह से सूरज से अवे वाले एंगल पे हो, सूरज से दूर वाले एंगल पे हो। ठीक है, तो इससे पता चलता है टेम्परेचर जितना ज्यादा उतना हॉट, जितना कम उतना कोल्ड। क्लियर है? तो टेम्परेचर के हेड में दोनों बातें सोचना, हॉट और कोल्ड। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन पाकिस्तान, तो वो अनासिर की अगर हम बात करें कि जो पाकिस्तान में रेनफॉल को डिसाइड करते हैं कहाँ कितनी पड़नी है, ठीक है, तो उसमें कुछ मोटी मोटी बातें कि पाकिस्तान की जो लोकेशन है जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में, तो वेदर सिस्टम्स दुनिया के वेदर सिस्टम्स जैसे आपको अभी आगे जो पता चलेंगे वो, फॉर एग्जांपल मूनसून विंड्स के बारे में पता चलेगा कि वो पाकिस्तान के अंदर रेनफॉल को कैसे लेके आता है। इसी तरीके से वेस्टर्न डिप्रेशन, तो एक तो दुनिया के वेदर सिस्टम्स, या समंदर के पास है पाकिस्तान, तो कभी समंदर में साइक्लोन आ जाए तो वो साइक्लोन कभी रेनफॉल का इफेक्ट लेके आ सकता है। ठीक है ना, तो एक तो आपकी लोकेशन मैटर करती है रेनफॉल को असरअंदाज करने के लिए आपके मुल्क में। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि आपकी टोपोग्राफी, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर जो नॉर्दर्न एरियाज है वो हाइट पे है, तो उनकी हाइट पे होने से ऐसा हो जाता है कि फॉर एग्जांपल यहां से इवेपोरेशन हुई, लेकिन यहां पर सन का डायरेक्ट हीट बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, तो इवेपोरेशन को जगह जहां मिली ना, वो इवेपोरेशन वहां जाके क्लाउड फॉर्म करके वहीं बरस गई। ठीक है, तो शायद नॉर्थ में इस वजह से वो जो है ना रेनफॉल यूं इवेपोरेट होके बरसने वाली हुई। ठीक है, एक होता है साइक्लोन समंदर में आए तो भी, वो तो पूरे दुनिया का वेदर सिस्टम जिस तरह काम कर रहा है। एक होता है मेडिटेरेनियन सी से हवाएं ऐसी आई कि जिससे जो मतलब बादल लेके आए, जो बारिश लेके आए, या फिर मूनसून विंड्स जो है वो दिखाऊंगा अभी। एक है ये कन्वेक्शनल करंट, जो इस तरह से आपके जमीन से जो है ना इवेपोरेटेड जो वेपर है वो जमा हो रहे हैं किसी ऐसी जगह पर जहां पर वो कंडेंस हो सके, मतलब ठंडे होके मिल सके, तो वो बरस जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऐसा भी होता है कि जो वाटर वेपर्स से भरी हुई विंड जो है वो ट्रेवल करते जा रही है, वो ट्रेवल कर रही है, हाइट है तो हाइट पे ट्रेवल करते 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 पहाड़ी जैसे एरिया है ना उस पॉइंट पे आके जमा होना शुरू हो गई, तो वो ट्रेवल करते करते जहां जहां जमा होती जा रही है वहां वहां बरस रही है, फिर थोड़ी सी और वो विंड थोड़ी सी ऊपर चली गई तो फिर वहां जाके बरस गई। ठीक है ना, ये विंड्स हैं, लेकिन ये यहां ही बरस गई तो पहाड़ के उस तरफ खुश्की रही, इस तरफ पहुंची नहीं वो विंड्स। ठीक है ना, क्योंकि सारा जो विंड का वेपर्स था वो पहाड़ की इस तरफ जमा एक साथ हो गया, पहाड़ से टकरा के वो विंड्स
वेपर जमा होकर वही बरस गया, और उसके अलावा अगर विंड्स पहुंची भी ना तो ओवर द माउंटेन पहुंची। ठीक है, अभी जो जिन जिन सिस्टम से पाकिस्तान में रेनफॉल होती है उससे पहले जगहें देख लेते हैं कि कहाँ कितनी हो रही है। तो इस तरह से कभी आपके पास मैप्स वगैरह आ सकते हैं। ठीक है, अब आप अगर गौर करें तो मैप का ये जो की है, ये होती है की, कि जिसके जरिए मैप को किसी भी चीज को देखने, कोई भी ग्राफ दिया हो सकता है, कोई मैप दिया हो सकता है, कोई भी किसी किस्म की डायग्राम दी हो सकती है, उसके साथ उसकी की अटैच होती है। ये की है, ये की बता रही है कि कितने मिलीमीटर एनुअल रेनफॉल। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये कितने मिलीमीटर एनुअल रेनफॉल की, एनुअल रेनफॉल एवरेज एनुअल रेनफॉल, तो 1800 जहां पर लिखा है ना, ये रेड तरीन एरियाज जो है, ये जो रेड डॉट्स है उनकी बात नहीं हो रही है, ये रेड डॉट्स की बात नहीं है। रेड डॉट्स का तो यहां पर लिखा है कि प्लेन एरियाज, जितने भी रेड डॉट्स हैं वो प्लेन स्टेशन है, और जितने ब्लू ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं वो हिल स्टेशन है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस वाले रेड पूरे एरिया मार्कअप की। तो ये बीच का एरिया जो है ना, इस तरफ वाला, पेशावर से थोड़ा सा ऊपर चले जाए, पेशावर और गिलगित के दरमियान का कोई एरिया, शायद हरीपुर डिस्ट्रिक्ट इलाका या उससे भी नॉर्थ की तरफ है कुछ, ये वाला एरिया सबसे ज्यादा जो है ना यहाँ रेनफॉल मिलेगी आपको। फिर उससे थोड़ी कम, उससे थोड़ी कम करते हैं, जैसे ब्लू एरिया 1400 से 1200 मिलीमीटर पर एनम, वो ये वाला एरिया है। तो आप देख रहे हो उसके अलावा ज्यादातर रेनफॉल क्या है पाकिस्तान की, ये देख रहे हो कितना ब्राउन और रेड, 200-300 मिलीमीटर पूरे साल की, पूरे साल की 200, 300, 400 मिलीमीटर, 500 मिलीमीटर, ये बहुत ज्यादा कोई रेन नहीं कहलाती पूरे साल की अगर देखें उस हिसाब से। समझ आ रही बात? तो ये इसी वजह से हम कह रहे हैं एरिड जोन है सारा, इस वाले हिस्से को छोड़ दे बस। ये वाला हिस्सा आप कह सकते हैं जिसके अंदर प्रेसिपिटेशन बहुत हाई है, पूरे साल किसी ना किसी वजूहत की बिना पर बारिश हो रही होती है। अच्छा, यहां पर लिखी हुई है एनुअल रेनफॉल। एनुअल रेनफॉल मतलब सालाना बारिश मिलीमीटर में 800 से 1200 मीटर्स, 800 से 1200 मिलीमीटर्स, मीटर्स नहीं, 800 से 1200 मिलीमीटर्स पूरे साल की बारिश नॉर्दर्न हाईलैंड्स में। इस तरफ शायद इस तरफ का भी हिस्सा शामिल हो इसमें। अब यहां तो 1800 जा रही है ना, 1800 से थोड़ी सी कम कर लो यहां पर, तो यहां 1200, 1400, 800 मिलीमीटर वाली यहां पर रेनफॉल हो रही है। क्लियर है? इंडस प्लेन्स के अंदर कितनी हो रही है? 400 से 600 मिलीमीटर के दरमियान। कौन से इंडस प्लेन? वो भी अपर इंडस प्लेन में, पंजाब वाला जो रीजन है। लोअर इंडस प्लेन की बात करें अगर, लोअर इंडस प्लेन में क्या आता है? सिंध का रीजन आता है और पंजाब का लोअर वाला रीजन, ये लोअर इंडस प्लेन यहां से शुरू है। तो पंजाब का लोअर वाला हिस्सा और पूरा सिंध का हिस्सा लोअर इंडस प्लेन, तो वहां तो और कम बारिश है, 100 से 300 मिलीमीटर के दरमियान। कुछ एरियाज में ज्यादा हो जाती होगी तो 400-500 जाती होगी, लेकिन एवरेज कहां बैठी आके 100 से 300 मिलीमीटर के दरमियान। कुछ एरियाज है जब बिल्कुल ही नहीं होती होगी, दूर दराज खुश्क होंगे, वो हो सकता है। कोस्टल रीजन 150 से 250 मिलीमीटर की रेनफॉल है एनुअल। कोस्टल रीजन, ये पूरा कोस्टल रीजन है जहां मेरा माउस घूम रहा है। ठीक है, एनुअल सालाना बारिश टोटल कितनी है? 150 से 250 मिलीमीटर के दरमियान। ये कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, जहन में याद रखने वाली बात यह है कि बारिश सबसे ज्यादा कोई कहां होती है, कोई बोले तो आप सोचोगे बीच में इस तरफ हो रही होती है, बिल्कुल भी नहीं। इस तरफ बारिश सबसे ज्यादा नहीं होती, सबसे ज्यादा पूरे साल बारिश नॉर्दर्न वाले रीजन में होती है। ठीक है, ये वाले एरिया में सिर्फ और सिर्फ मूनसून रेनफॉल बहुत जब होती है तो बहुत होती है। मूनसून रेनफॉल का एक सीजन है पूरे साल पे, वो 2-1 महीने बीच में आते हैं जिसमें मूनसून रेनफॉल होती है, वो होती है इस रीजन के अंदर। वो अच्छा, वो रेनफॉल भी नॉर्थ में होती है, वो नॉर्थ में भी होती है, फिर इसमें भी होती है, पंजाब अपर इंडस प्लेन में भी होती है, और एक हद तक लोअर इंडस प्लेन तक भी उसके इफेक्ट आते हैं मूनसून रेनफॉल के। वो भी देखते हैं हम कौन सी रेनफॉल होती है। तो बहरहाल यहां पर बताया नॉर्दर्न हाईलैंड्स में किन किन वजूहत की बिना पर बारिश हो सकती है। मूनसून की वजह से हो सकती है, वेस्टर्न डिप्रेशन की वजह से हो सकती है। ये समझ में तब आएगा जब हम आगे पढ़ लेंगे, फिर आप ये रीड करोगे समझ में आएगा लेक्चर के बाद। ठीक है, तो ये सारा जो भी टेबल है ये लेक्चर पूरा हो जाए उसके बाद देखते हैं हम मूनसून रेनफॉल क्या होती है। अब मूनसून रेनफॉल मूनसून विंड्स से आती है। मूनसून रेनफॉल, लफ्ज मूनसून का मतलब क्या होता है? मौसम। क्या? मौसम। बहुत सारे अल्फाज जो है ना वो अरबी से ड्राइव किए हुए हैं। अरबी में मूनसून का मतलब होता है मौसम। ठीक है, तो मौसम जो है, मौसम का कोई ताल्लुक नहीं, बस मूनसून रेनफॉल आप जरा समझ लो। इसमें दो तरह के मूनसून हैं। मूनसून विंड्स, हवा का रुख दो तरह से होता है, या तो विंटर्स के अंदर नॉर्थ से साउथ की तरफ है, ठीक है, विंड्स का रुख, और समर्स वाले महीनों में साउथ से नॉर्थ की तरफ विंड्स का रुख है। सही। अब जो पीछे हमने सारा अर्थ की पोजीशनिंग को समझा, उसका यहां पर जरा काम है, तो गौर से समझिएगा। ये हमारी अर्थ है, राइट। इस अर्थ के अंदर हमारा जो
पाकिस्तान है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जब सूरज की गिर्द टिल्टेड होता है, वो कौन से महीने होते हैं? जून के पीछे, जून के आसपास वाले महीने, जून से पिछले 3 महीने और अगले 3 महीने कर लो, टोटल वो 6 महीना, 6 महीना भी एग्जैक्टली नहीं, 1-2 महीने जून के बिल्कुल मिड के, वो जो ज्यादा सूरज की तरफ जो है ना फेस कर रहा होता है नॉर्थ, ठीक है, उस वक्त नॉर्थ में गर्मी बहुत होगी। अब जैसे नॉर्थ फेस कर रहा है सूरज को ज्यादा, जब नॉर्थ सूरज को ज्यादा फेस कर रहा होगा उस वक्त साउथ सूरज से अवे होगा। क्लियर होती है ना बात? तो समर्स में अगर हम देखें तो ये जो वाला हिस्सा है नीचे, साउथ वाला हिस्सा, साउथ वाला हिस्सा सूरज से अवे होगा जब नॉर्थ में समर्स है, ठीक है। जब ये हिस्सा सूरज से अवे है तो ये ठंडा हिस्सा है, और जो हिस्सा सूरज के करीब है वो गर्म हिस्सा है। जब सूरज की हीट पड़ती है, ठीक है ना, जब भी आप किसी चीज को हीट अप करो तो उसमें हलचल मचती है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स में हलचल मचती है, और मॉलिक्यूल्स ऊपर उठते हैं। इसी वजह से जब हीट पड़ती है सूरज की तो वाटर वेपर्स की सूरत में ऊपर जाती है पानी, ठीक। तो मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जाने की, बिकॉज दे वांट टू मूव समवेयर, किस तरफ मूव करना चाहते हैं? जहां पर कम एयर मॉलिक्यूल्स मौजूद हो उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं, ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एयर मॉलिक्यूल्स। तो अब समंदर, अरेबियन सी के जो यहां पर एयर मॉलिक्यूल्स है सारे मौजूद, ठीक है, वो अगर हवा में ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो हीट अप हो रहा है, वो जगह, वो रीजन हीट अप हो रहा है। इफ दिस रीजन इज हीटिंग अप, ये पूरा हीट अप हो रहा है क्योंकि समझ में एंगल ऑफ सन इस तरफ ज्यादा पड़ा हुआ है ना, तो होगा क्या? यहां से एयर मॉलिक्यूल्स हवा में उठेंगे, ऊपर की तरफ ट्रेवल करेंगे, तो बीच में जगह बनेगी एक, एयर मॉलिक्यूल्स जैसे जैसे उठ रहे होंगे तो इस तरफ से एयर जो है इस तरफ ट्रेवल करेगी, इस तरफ से विंड्स ट्रेवल करेंगे ऊपर की तरफ, साउथ से। समझ आ रही है? जैसे बीच में यहां पर गैप बनेगा क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ उठ गए, जैसे जैसे एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर उठने लगे तो यहां पर जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर की तरफ यहां ट्रेवल करेंगे कि जगह मिल गई उनको घुसने की। तो वो जो एयर मॉलिक्यूल्स अब यहां साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रहे हैं ना, वो हवा की सूरत बन रहे हैं, हवा फील हो रही है। हवा क्या होती है? एयर मॉलिक्यूल्स का एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना, वो हवा का फील देता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का गर्म होने से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जो एयर मॉलिक्यूल जो ऊपर की तरफ उठने लगे, जब वो ऊपर की तरफ उठने लगे तो जमीन से ऊपर की, जो जमीन से समझ लो कुछ 1-8 किलोमीटर ऊपर कर लो या कुछ किलोमीटर ऊपर का हिस्सा कर लो, उसमें एयर मॉलिक्यूल्स कम होते गए क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जब वो ऊपर की तरफ जा रहे तो उसके पास वाले साउथ से जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो उस तरफ ट्रेवल, क्योंकि उनको जगह मिल गई आने की, ठीक है। जब वो ट्रेवल करना शुरू हुए तो वो जो हवा है जो साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रही है वो समंदर की तरफ से उठते हुए आ रही है, राइट। तो वो हवा वो ह्यूमिड हवा होगी जिसमें पानी की नमी मौजूद होगी। तो वो नमी वाली हवा यहां पर इस तरह से आते आते एक पॉइंट ऐसा था जमा होकर बरसात की सूरत बन जाती है, ठीक है। इफ आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर अगेन, ये जमीन का सरफेस है, ठीक है, ये जमीन का सरफेस है। यहां से जब हीट अप हुआ है सरफेस तो आपके एयर मॉलिक्यूल्स जो है जो हीट अब्सॉर्ब कर रहे हैं वो हीट अप तो हो रहे हैं ना, तो वो हवा में ऊपर की तरफ उठने लगेंगे। जैसे वो ऊपर उठना शुरू हो जाएंगे, जैसे जैसे वो ऊपर उठने लगेंगे तो बीच में जगह बनना शुरू हो गई। बीच में जगह बनना शुरू हुई तो आसपास के लैंड से, आसपास के एरिया से एयर मॉलिक्यूल्स अंदर आना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो एयर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, ब्लू क्यों कर रहा हूं इनको मैं? क्योंकि ये जो साउथ से नॉर्थ की तरफ हवा आ रही, हवा के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं ना, ट्रेवल कर रहे हैं, वो समंदर वाली हवा है। और समुद्री हवा में क्या होता है? मॉइस्ट होता है, ह्यूमिडिटी होती है। मॉइस्चर बोल दो, ह्यूमिडिटी बोल दो, मतलब क्या होता है? नमी, पानी का इफेक्ट होता है। तो वो ऊपर की तरफ ट्रेवल करते हैं और वो कहां कहां पर पहुंचती है? वो इंडिया, पाकिस्तान, इन एरियाज तक पहुंचती है, ठीक है। एक्चुअली उनका रुख ये वाला होता है, यहां से मूव करती है, आती है बांग्लादेश की तरफ बहती है, फिर यहां से होते हुए पाकिस्तान को भी इंपैक्ट करती है वो। क्लियर है? सो दीज मूनसून विंड्स ब्रिंग मूनसून रेनफॉल। अब आप ये देखो इनकी मूवमेंट। इन मूनसून रेनफॉल का जो एपी सेंटर है, जो मेन सेंटर है ना, वो क्या है? वो इंडिया है। अगर आप गौर करेंगे तो पाकिस्तान तो इस तरफ आ रहा है, असल मूनसून का जो डायरेक्शन है वो तो यहां पड़ रही है। ज्यादा रेनफॉल कौन? इंडिया और बांग्लादेश रिसीव कर रहे हैं। पाकिस्तान तक भी लेकिन कुछ इंपैक्ट पहुंचता है, कहां? नॉर्दर्न एरियाज तक और अपर इंडस प्लेन तक। तो पाकिस्तान में ये यहां तक इंपैक्ट दे रही है, थोड़ा बहुत लोअर इंडस प्लेन तक भी इंपैक्ट आता है उन मूनसून का। बस उसके बाद आगे बलूचिस्तान तक वो पहुंचती नहीं है रेनफॉल, बस वो यहां के टूट जाते, बस खत्म उनका असर। तो मूनसून रेनफॉल ज्यादातर नॉर्दर्न एरियाज पे पड़ती है या अपर इंडस प्लेन पर पड़ती है, और थोड़ी वीक मूनसून विंड जो है वो रेनफॉल को लोअर इंडस प्लेन तक भी लेके आ सकती है। क्लियर हो रही है? तो पाकिस्तान में ये चीज होती कब है? ये चीज होती है, आप समझ ले, वैसे तो जून, बिल्कुल जून जो है, जून का महीना वो अर्थ को
हाईली फेसिंग है, लेकिन ये मूनसून विंड जो होते होते आते आते पहुंचते पहुंचते जुलाई से अगस्त तक का टाइम ले लेती है। तो जुलाई और अगस्त की जो रेनफॉल है वो होती है मूनसून बारिशें, ठीक है। और वो ये वो रेनफॉल है पूरे साल में जो हमें नसीब होती है। बहुत सारी कंट्रीज है जिसमें आए दिन रोज ही बारिश हो रही होती है, पाकिस्तान उनमें से नहीं है। पाकिस्तान का ज्यादातर वेदर क्या, क्लाइमेट क्या है, एरिड है, सेमी एरिड है। तो फिर पाकिस्तान क्रॉपिंग कैसे कर लेता है? पाकिस्तान क्रॉपिंग करता है इरिगेशन की बुनियाद पे, पानी को मैनेज करके, कि जब बारिश होती है या पहाड़ों से पिघल रहा होता है तो उसको डैम्स में जमा करता है, फिर उनको डैम्स से आए हुए पानी के बीच में बैराजेस बना के डिस्ट्रीब्यूट करता है, और जितने ज्यादा डैम होंगे उतना ज्यादा पानी को रिजर्व कर सकते हैं। तो पाकिस्तान एक रिजर्व किए हुए पानी से ही अपनी एग्रीकल्चर कर सकता है। क्लियर हो रही है? और जहां तक वो रिजर्व किया हुआ पानी नहीं पहुंच रहा और बारिश भी नहीं पहुंच रही, तो एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकता। अच्छा, समर मानसून असल मेन था जो आप समझ गए। विंटर मानसून खाली बता रहा हूं कि विंटर्स में भी हवाएं चलती हैं, ठीक है। विंटर्स में हवाओं का रुख क्या होता है? नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, नॉर्थ टू साउथ। और जब नॉर्थ से साउथ की तरफ हवाओं का रुख होगा तो नॉर्थ में तो लैंड ही लैंड है, लैंड ही लैंड है ना, तो वो वाली हवाएं इतनी मॉइस्चर वाली नहीं होंगी, वो खुश्कनुमा हवाएं होंगी, ठीक है। तो वो इतनी कोई बारिश लेके नहीं आती है सच। असल बारिश कौन सी लेके आती है? समर मानसून, सही। और समर मानसून बारिश क्यों लेके आती है? क्योंकि वो विंड्स, मानसून विंड्स जो है, मानसून कहते हैं, मानसून विंड्स जो है ना हवाओं का नाम है। तो वो जो मानसून विंड जो समर में आती है वो क्योंकि समंदर की तरफ से ऊपर की तरफ आ रही है, अरेबियन सी के निचले हिस्से से अरेबियन सी के ऊपर वाले हिस्से या अरेबियन सी से मिलती हुई जो कंट्रीज हैं उनकी तरफ ये हवाएं जो नीचे से ऊपर की तरफ चले मॉइस्चर के साथ, तो फिर ये बारिश भी लेके आएंगी। क्लियर होती है बात? तो एक वजह बारिश की हमारे पास कौन सी हो गई? मानसून, मानसून रेनफॉल, ठीक है। ये मानसून रेनफॉल जिसमें समर्स मानसून वो है जो मेनली बारिश लेके आते हैं पाकिस्तान में, और वो भी पूरे पाकिस्तान तक नहीं लेके आती, इस रीजन तक ज्यादा ले आती है, नॉर्दर्न माउंटेन्स तक या अपर इंडस प्लेन तक, या थोड़ी वीक हो जाती है तो लोअर इंडस प्लेन पे थोड़ी बहुत ले आती है। फिर दूसरी रेनफॉल देखिए पाकिस्तान में जो होती है वेस्टर्न डिप्रेशन। वेस्टर्न डिप्रेशन मेडिटेरेनियन सी से विंड्स चलती हैं और वो आते आते जिन जिन रास्तों में आ रही हैं, जहां जहां वो जमा होकर बरसना शुरू हो गई, और तो वो पाकिस्तान के वेस्टर्न एरियाज तक भी रेनफॉल कुछ लेके आती है। अगर मैं इसको मैप के अंदर दिखाऊं तो पाकिस्तान इस तरफ है, ठीक है। वेस्टर्न डिप्रेशन की विंड्स मेडिटेरेनियन सी जो कि यहां पर लाया करता है, वहां से वो विंड्स चलती हैं और इस तरफ का रुख करती हैं। वो विंड्स कौन सी होंगी? समंदर की तरफ से आ रही है ना, तो कौन सी होंगी? मॉइस्चर वाली होंगी। तो वो इन कंट्रीज को कवर करते करते बीच बीच में बरसा के पाकिस्तान तक आके बहुत वीक हो जाती है और यहां भी बरसाती है। लेकिन पाकिस्तान के कहां तक ज्यादा बरसात देती है? वेस्टर्न माउंटेन्स तक या ज्यादा नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स तक, बस वहां के टूट जाती है। बस वहां बरसाए तो बरसाए, कोयटा वोयटा में वेस्टर्न डिप्रेशन से विंड्स आ गई या कोयटा के आसपास के इलाकों में आ गई, ठीक है। और ये वेस्टर्न डिप्रेशन वाली जो वो बारिश होती है, बरसात होती है, ये होती है दिसंबर से लेकर मार्च तक के महीनों के दरमियान हो जाती है, ठीक है। जो पाकिस्तान में यूजुअली विंटर मंथ्स होते हैं, तो सर्दियों में बारिश होती नहीं है। कराची के रीजन में कहां होती है? नहीं होती ना। लेकिन अगर नॉर्दर्न एरियाज में कहते हो तो उसमें सर्दियों की बारिश जो होती है, वो सर्दियों की बारिश हुई तो मतलब कौन सी बारिश हो? वेस्टर्न डिप्रेशन वाली। मालम जब्बा में बारिश हो रही है, कहां से हो रही है सर्दियों में बारिश? वेस्टर्न डिप्रेशन की वजह से, ठीक है जी। और मूनसून रेनफॉल, मूनसून विंड से जो रेनफॉल आती है उसे मूनसून रेनफॉल कहते हैं। वो कब होती है? वो जुलाई और अगस्त के टाइम पे होती है। और वो किस रीजन में होती है? वो वेस्ट तक पहुंचती नहीं है, वो पाकिस्तान के ईस्ट वाले रीजन में होती है, नॉर्दर्न माउंटेन्स की तरफ या तो होती है या फिर अपर इंडस प्लेन पे होती है। और वो ऐसी हैवी होती है कि पूरी पूरी फ्लडिंग भी आ जाती है, इससे फ्लड्स आ जाते हैं, मतलब दरिया बहुत ज्यादा फ्लड भी कर जाता है, ठीक है। डैम्स को हमारे सरपास कर जाता है, कभी ऐसा भी होता है। तो एक तो थी हमारी वेस्टर्न डिप्रेशन, एक थी मूनसून रेनफॉल। और अच्छा, मूनसून रेनफॉल के बारे में फिर यहां पर लिख रहा है लाइट रेनफॉल होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है, बहुत हैवी रेनफॉल नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो वीक हो गए, वेस्टर्न जो हवाएं हैं वो वीक होते होते जो एंड में पहुंची तो एक हद तक ही कर सकती है रेनफॉल। क्लियर? सो जस्ट लुक एट दीस टू। जहां टिक लग रहा है ना इसमें कोई फायदे की बात लिखी है, जहां क्रॉस लग रहा है मतलब इसमें नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि भाई बहुत ज्यादा नहीं होती है तादाद में रेनफॉल, तो इससे एग्रीकल्चर आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कोई, ठीक है। और ये तो कोयटा या जो भी पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न वाले हिस्से हैं वहीं तक खत्म हो जाती है। फायदे की बात क्या है कि वो वाला टाइम जब रेनफॉल नहीं है, तब कोई रेनफॉल अगर आ जाए तो उस दरमियान भी कोई ना कोई क्रॉपिंग हो सकती है, कुछ ना कुछ क्रॉप से एग्रीकल्चर हो सकता है। कन्वेक्शनल करंट्स, थर्ड टाइप की रेनफॉल। अच्छा जी, कन्वेक्शनल यहीं यहीं पे समझा सकूंगा शायद। कन्वेक्शन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ हीट।
ट्रांसफर ऑफ हीट। करंट का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है। कन्वेक्शन का मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट। तो अगर आपका कोई कोल्ड सरफेस है और एक हॉट सरफेस है, दोनों करीब आ जाएं तो हीट ट्रांसफर हो जाती है, दोनों के कहीं ना कहीं एवरेज टेम्परेचर बन जाता है कोल्ड हॉट के साथ मिलके, ठीक है। ये कन्वेक्शन कहलाती है कि एक तरफ से हीट दूसरी तरफ ट्रांसफर हो रही है। सही जी। क्यों? क्योंकि जब हीट कर रहे हो कोई चीज तो उसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स है, फॉर एग्जांपल कोई सालन हीट कर रहे हो, चलो, तो सालन हीट करने से उसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो गैसिफाई होना शुरू हो जाते हैं, वो मतलब छोटे छोटे वेपराइज होना शुरू हो जाते हैं, ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करते हैं। तो वहां की हीट जो कूल्ड हवा है उसके अंदर जाने की कोशिश करती है, दैट्स कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। और करंट मतलब मूवमेंट। मूवमेंट क्या है? ये नीचे से ऊपर की तरफ जो मूवमेंट हो रही है। और अगर उसके ऊपर हम ढक्कन रख दें ठंडा तो वो सारे वेपर्स वहां जमा होके वापस नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएंगे, तो ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट हो रही है। अब बताओ कन्वेक्शनल करंट्स वाली रेनफॉल क्या होगी? जब सूरज से पानी वेपराइज फॉर्म में ऊपर जाता है, सही है, ऊपर जाते 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 फिर क्लाउड्स की सूरत अख्तियार कर लेता है। ऊपर ठंडा टेम्परेचर है, हाई एल्टीट्यूड पे ठंड होती है ना, तो ऊपर ठंडे टेम्परेचर की वजह से फिर वो पानी क्या कहते हैं मिलना शुरू हो जाता है, आपस में बादल बनते हैं और फिर वो इतने वजनी हो जाते हैं कि बरसना शुरू हो जाते हैं। क्लियर हो रही है? ये रेनफॉल कौन सी? कन्वेक्शनल करंट वाली। पहली मैंने बताई मूनसून विंड्स के साथ जो मॉइस्चर के साथ हवाएं आ रही है वो किसी भी जगह बरसती हुई जा रही है, वो मूनसून रेनफॉल है। एक है कि मॉइस्चर के साथ पाकिस्तान के वेस्ट से आ रही हवाएं, पाकिस्तान के वेस्ट पे दूर चले जा तो मेडिटेरियन सी से उठी हुई मॉइस्चर वाली हवाएं हैं, तो वेस्टर्न डिप्रेशन में भी समंदर वाली हवाएं आ रही है, मूनसून विंड्स भी समंदर वाली हवाएं, जो समर मूनसून विंड्स है, तो वो तो समंदर की मॉइस्चर वाली हवाओं ने बारिश दी। कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या है कि आपकी जो हीट अप हो रही है जमीन, उससे जो वेपराइजेशन हो रही है, पानी कहां भी है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर वो ऊपर जमा होके जिस जगह पर उनको ठंड मिल रही है वो वहां जमा हो रहे हैं, वो जमा होकर बादल की शक्ल इख्तियार करके बरसना शुरू हो जाते हैं। अब वो ज्यादा अगर नॉर्थ वाले एरिया में जाके बरसना शुरू हो गए तो वो शायद बर्फबारी की सूरत में प्रेसिपिटेट करेंगे, ठीक है, या हेल स्टॉर्म की सूरत में प्रेसिपिटेट करेंगे, मतलब ओलाबारी जो सख्त बर्फ होती है, या फिर रेनफॉल की सूरत में प्रेसिपिटेशन होगी, या हल्की फुल्की शबनम तो होती ही है कुछ ठंडे इलाकों में जो हर वक्त जो है ना ठंडा कर रही होती है उस इलाके को, और खासतौर पर रात से लेकर फजर के टाइम पे वो ज्यादा होती है, ठीक है। इसको समझने के बाद अब इसकी तस्वीर पे आए। एवापोरेशन हो रही है। एवापोरेशन से क्या हुआ कि आपके जो हॉट मॉलिक्यूल्स हो गए थे ना, जिन्होंने हीट ऑब्जॉर्व की हुई थी, फड़फड़ा रहे थे कहीं निकलने के लिए, तो उनको जहां थिन एयर मिली वो उस तरफ कन्वेक्शन करना शुरू कर गए, उस तरफ वो हॉट मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर ऊपर की तरफ होना शुरू हो गए। जब वो ऊपर की तरफ ट्रांसफर होना शुरू हो गए तो बादल की शक्ल इख्तियार कर रेनफॉल होना शुरू हो गई। लेकिन जरूरी नहीं जहां से उठे वहीं रेनफॉल हो जाए, बादल की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं, लेकिन ये पूरा हिस्सा अगर ज्यादा हॉट है ना तो ये ट्रेवल करके उस तरफ तक चले जाएंगे कि जहां कम हीट है, तो ऐसा हो सकता है उठे किसी और जगह से और बरसे किसी और जगह पर। और यही होता है पाकिस्तान में कि जो हीट ज्यादा हॉट एरिया है वो तो अपर और लोअर इंडस प्लेन वाले, तो वहां से एवापोरेशन हो रही है, लेकिन वो उनको ठंड जो मिलने की जगह मिल रही है, उन वेपर्स को कंडेंस होने की, जो कंडेंस मतलब मिलना, कंडेंस मतलब किसी चीज का भारी होना, तो उन वेपर्स को कंडेंस होने की जगह जो मिल रही है, मतलब कूल टेम्परेचर मिल रहा है, वो नॉर्दर्न एरियाज में मिल रहा है, तो वो ट्रैवल करते करते वेपर्स वहां तक चले जाते हैं और वहां जमा होकर बरसना शुरू करते हैं। कन्वेक्शनल रेनफॉल समझ में आ गई? उसको आप रीड करेंगे, इसके पीछे लॉजिक दे रहा हूं मैं, और कुछ नहीं, सब सिर्फ लॉजिक है। और यहां पर जो है ना इसके वो दिया हुआ, मतलब हर डेफिनेशन, हर वर्ड की डेफिनेशन दी हुई है। फिर ये कहां पर होती है? ठीक है, जैसे कि रावलपिंडी में हो रही है, पेशावर में, ऐसे एरियाज में कि जहां पर वो कंडेंस हो जाते हैं वेपर्स। अब आप सोचो कि जमीन जिस तरफ से ज्यादा हीट हो रही है तो वहां से ज्यादा बेहतर उनको कूल टेम्परेचर कहीं और मिल रहा है उन वेपर्स को, तो वहां ट्रेवल करके वहां जमा जो है ना रेनफॉल होती है। उसके बाद है रिलीफ रेनफॉल। रिलीफ रेनफॉल बोले या ओरोग्राफिक, एक मिनट थर्ड नंबर लिख दो जरा। एक वेस्टर्न डिप्रेशन देख लिया, एक मूनसून रेनफॉल देख लिया, ये दोनों तो समुद्री हवाओं के साथ जो आती है, ठीक है। तीसरा जो है वो कन्वेक्शनल करंट्स। करंट मतलब मूवमेंट, हीट मॉलिक्यूल, हॉट एयर मॉलिक्यूल जब मूव होते हैं इधर से उधर, करंट, तो इनसे रेनफॉल होती है। ये तीसरा नंबर बता दिया। चौथा नंबर है ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक या फिर इसको कहो रिलीफ रेनफॉल, ठीक है, रिलीफ रेनफॉल। और इसका भी मैंने कहीं ना कहीं आपको एक्सप्लेनेशन पीछे दे दी थी। रिलीफ रेनफॉल का अगर मैं तस्वीर के साथ बताऊं तो वो कुछ सिस्टम कुछ इस तरह से होता है। आपकी मॉइस्ट एयर पूरे साल कहीं ना कहीं मॉइस्ट एयर चली रही होती है ना, तो वो हवा मॉइस्टी एयर जो है ना वो राइज करती चली जा रही है, वो जमीन के ऊपर ट्रेवल कर रही थी,
मॉइस्ट एयर जो है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ब्लू कलर से, चलो ब्लू हाईलाइटर से। वो मॉइस्ट एयर है, वो ट्रेवल की जा रही थी तो उसको पहाड़ी एरिया मिला तो वहां पर ट्रेवल करना शुरू हो गई। तो वो जो अब ये मॉइस्ट एयर जब ऊपर की तरफ ट्रेवल करना शुरू होगी तो अब वो मॉइस्ट, वजन ज्यादा होता है मॉइस्ट का, वो भारीपन है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो कोल्ड भी हो रहा है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं कूल टेम्परेचर भी मिल रहा है, तो वो वहां क्लाउड्स की सूरत इख्तियार कर गई, ठीक है, और बरसना शुरू हो गई, ठीक है। ये जो अब बरसना शुरू हो गई रेनफॉल की सूरत में, तो अब जो विंड है, अब जो बाकी विंड जो विंड के प्रेशर से ट्रेवल हो रही थी वो विंड अब हल्की हो गई, पानी उसमें से छट गया, तो पानी हटने के बाद जो विंड है ना, वो जो यहां पहुंची वो कौन सी है, खुश्क विंड है, खुश्क हवाएं। तो पहाड़ के एक तरफ बारिश हो रही है, पहाड़ के दूसरी तरफ बारिश नहीं हो रही। पहाड़ के एक तरफ बारिश कभी हो रही है और दूसरी तरफ नहीं हो रही, क्यों? दूसरी तरफ रेन शेडो बना हुआ है। रेन शेडो मतलब एक तरफ रेन है और दूसरी तरफ बस उसकी परछाई है, साया है, रेन नहीं है। एक तरह से रेन को होते हुए देख रहे हैं बस, वो यूं समझ लो, क्योंकि जो रेन का वजन इतना था कि वो पहाड़ को हवाओं के साथ क्रॉस कर ही नहीं पाई, वो वहीं जमा होकर बरस गई। और कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत कन्वेक्शन करंट्स वाला, वो जो कन्वेक्शन करंट्स में तो एवापोरेशन होती है, फिर वो मॉइस्ट जमा होता है किसी जगह पर और बरसता है ना, तो उसमें से एवापोरेशन वाले हिस्से को चलो साइड पे कर दो, लेकिन मॉइस्चर वाली विंड्स चल रही हैं और वो एक तरफ जमा होकर बरस रही है, तो ये चीज तो कन्वेक्शनल करंट में भी होती है और ये चीज रिलीफ रेनफॉल में भी होती है। रिलीफ मतलब किसे कहते हैं? रिलीफ फीचर क्या होता है? ऊंचाई। रिलीफ किसे कहते हैं? आप समंदर से कितने हाइट पे हो, तो रिलीफ रेनफॉल ये होती है कि हाइट्स पे जाके एक पॉइंट ऐसा आता है पहाड़ को क्रॉस नहीं कर पाते मॉइस्चर, हवा, मॉइस्ट वाली हवाएं, जो नमी वाली हवाएं, वो उसके जो जितनी भी नमी है वो पहाड़ को क्रॉस नहीं कर पाती वो हवाएं, तो नमी वहीं बरस जाती है, और फिर खुश्क जो हवाएं बच जाती है वो पहाड़ को पार अगर कर जाती है तो वो तो उसमें रेन कुछ हो, उसमें कुछ भी मॉइस्ट बचता नहीं है, ठीक है। इसलिए पहाड़ के एक तरफ अगर रेनफॉल हो रही है, दूसरी तरफ जिस तरफ रेनफॉल नहीं हो रही, वो वाला एरिया क्या कहलाता है? रेन शेडो। ये क्या है रीजन? ये वाला रीजन है रेन शेडो, रेन का शेडो है ये सिर्फ रेन की परछाई आ रही है, जबकि ये वाला एरिया क्या है? जहां पर रेनफॉल हो रही है, ठीक है। तो इसके आप अगर ये देखेंगे इसका प्रोसेस, व्हेन मॉइस्ट एयर रीचेस माउंटेन्स, जब मॉइस्चर से भरी हुई रेन माउंटेन्स तक पहुंचती है। मॉइस्चर से भरी हुई रेन कहां से आ रही होगी? कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से एक तो आ रही होगी कि जो वेपराइज हुए, फिर वो ट्रेवल करते जा रहे वेपर्स, उनको जहां कूल जगह मिल रही, तो वो भी तो है ना मॉइस्चर से भरी हुई विंड्स, तो वो पहाड़ों की तरफ पहुंच के बरसना शुरू हो जाती है। या तो वेपराइज, बहरहाल वेपराइज वाली होगी, एक्चुअली वेपराइज नहीं होगा ये मैं कह नहीं सकता, बिकॉज सारी वेपराइज वाली हवा में अगर मॉइस्चर मौजूद है, कहां से आया? जमीन से ही तो उठा हुआ आया वो, तो वो मॉइस्चर वाली विंड जब किसी ऊंचे एरिया पे जाके बरसना शुरू हो जाती है, तो ऊंचाई की वजह से बरस रही है, इसे हम कहते हैं रिलीफ रेनफॉल, कि किसी ऊंचाई पे पहुंच के एक हद तक ऊंची जा सकती थी, बरसना शुरू हो गया, अब और क्लाइम नहीं कर सकती वो माउंटेन, वो हवाएं, तो बरसना शुरू हो गई, इसका प्रोसेस। तो व्हेन मॉइस्ट एयर रीचेस माउंटेन्स और हाईलैंड इट इज फोर्स्ड अपवर्ड्स, जब माउंटेन्स तक पहुंचती है तो वो ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है विंड्स, पर एज इट राइजेस इट कूल्स, जैसे जैसे माउंटेन्स के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है वो हवाएं, क्योंकि हवाएं माउंटेन्स को आर पार तो नहीं कर सकती ना, ड्रिल मशीन थोड़ी हवाएं हैं, तो माउंटेन्स पे फोर्सफुली ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है फिर, क्योंकि सामने माउंटेन आ गया, पर अब वो जैसे ऊपर जाने शुरू होते हैं, कूल डाउन होना शुरू होते हैं, कंडेंस होना शुरू होते हैं, बरस जाती है। यहां पर यही लिखा है। रेन शेडो क्या है? रेन शेडो उसकी दूसरी साइड है, डिसेंडिंग ऑन द लीवर्ड साइड। देखो असेंड, असेंड कहते हैं ऊपर जाने को, डिसेंड कहते हैं नीचे आने को, तो ये वाला हिस्सा एयर असेंड हो रही है, ठीक है, और जो एयर असेंड हो रही है वो कौन सी है? मॉइस्ट वाली है, वो मॉइस्चर से भरी हुई है, और ये बरस गई, उसके बाद यहां से एयर डिसेंड होना शुरू हो गई, डिसेंड, ठीक है, और ये वाली साइड ढलान वाली है ना, तो इसको कह रहा है लीवर्ड साइड, लीवर्ड साइड, लीवर्ड साइड पे एयर क्या है? एयर क्या? डिसेंड हो रही है, लेकिन ये कौन सी एयर है? खुश्क, जिसमें कोई मॉइस्चर मौजूद नहीं। क्लियर होती है सबको? बाकी आप डेफिनेशंस को पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाए। व्हेन द मॉइस्ट एयर, कौन सी वाली मॉइस्ट एयर? मॉइस्ट एयर मतलब विद वेपर्स, वेपर्स कैसे आए होंगे? जब वेपराइजेशन हुई होगी, वो जो कन्वेक्शन करंट्स के जरिए होती है, तो विद, अच्छा ये अमेरिकन फॉर्मेट में VAPOR रहता है और ब्रिटिश फॉर्मेट में VAPOUR, जैसे अमेरिकन स्पेलिंग फ्लेवर की FLAVOUR, नो FLAVOR अमेरिकन है, और ब्रिटिश है FLAVOUR, दोनों ही सही है, ठीक है। ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो US पे सेट हुआ है, ये इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ है ना, तो इसलिए। ट्रॉपिकल साइक्लोन, अच्छा फिर ये पांचवी कैटेगरी हमारी अब तक, चौथी के बाद चौथी कैटेगरी थी ओरोग्राफिक, ओरोग्राफिक बोलो या फिर रिलीफ रेनफॉल बोलो, और पांचवी कैटेगरी है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मतलब ट्रॉपिकल एरियाज में जो साइक्लोन्स आते हैं। ट्रॉपिकल एरियाज कौन से हैं? ट्रॉपिकल एरियाज हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉर्न, ये जो सारे एरिया इसके अंदर अगर किसी किस्म के साइक्लोन्स आ रहे हैं तो वो आसपास की कोस्ट तक उनका इफेक्ट आ रहा है, तो वो आसपास की कोस्ट पे बहुत ही थंडर स्टॉर्म्स के साथ रेनफॉल लेके आएंगे, तेज हवाओं के साथ, तूफानी बारिशें। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे होते हैं, समंदर के बीच में इस तरह के भंवर बनते हैं जो बड़े बड़े, तो वो बनते बनते फिर वो हवाएं भी जो है ना, हवाओं में भी मॉइस्ट ज्यादा हो जाता है, फिर हवाएं वो ट्रैवल करती हैं, तो ट्रैवल करते करते अब अगर मैं मैप के अंदर दिखाऊं फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन आ रहा है यहां पर, तो सबसे पहले हिट होने के चांसेस किसके, इंडिया वाले हिस्से के। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन से, और यहां पर अगर आ रहा है, इंडियन ओशन है ना पूरा, इंडियन ओशन का ये हिस्सा अरेबियन सी वाला हिस्सा है, बाकी ये सब इंडियन ओशन ही है। तो इंडिया अरेबियन सी से दूर कर लो, चलो इंडियन ओशन के किसी और जगह पर आ रहे, वो यहाँ अरेबियन सी पे पहुंचते इंडिया को अफेक्ट कर सकता है, यहाँ से बंगाल को अफेक्ट, बे ऑफ बंगाल पे जा सकता है, और वहां से बांग्लादेश को अफेक्ट कर सकता है, आसपास फिलीपींस वगैरह पे अफेक्ट कर सकता है, इंडोनेशिया पे अफेक्ट कर सकता है, पाकिस्तान पे भी अफेक्ट कर सकता है। कौन से, कोस्टल रीजन में, पाकिस्तान के जो कोस्टल रीजन है उनको अफेक्ट कर सकता है। सही, तो अक्सर ऐसा होता है हिस्ट्री में, काफी दफा ऐसा हुआ है कि साइक्लोन्स ने हिट किया है, कभी हल्का और कभी बहुत बुरी तरह भी हिट किया है पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि इतना दूर है तो ज्यादातर साइक्लोन्स अपना दम यहीं कहीं तोड़ देते हैं, इस तरफ आते जाते ज्यादा यहीं बरस जाते हैं। ठीक है।